जय हिंद। मैं सुमन महतो, फैकल्टी जीके जीएस फिजिक्स वाला, आप सबों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ मुगल साम्राज्य का वन शॉट वीडियो लाके। मैं आपको यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे जो आप क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाहर हम कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे। ये वीडियो वंस फॉर ऑल होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को सही से निपटाते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूँ आपको कि आपको इसके बाहर क्वेश्चंस शायद ही देखने को मिले, चाहे वो कोई भी वन डे एग्जाम्स हो या फिर आप डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी ये वन शॉट इक्वली रेलेवेंट रहने वाली है। तो आज हम मुगल साम्राज्य का एक वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हालांकि आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ 3 राजाओं के बारे में देखेंगे, और आने वाले एपिसोड्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। आज हम 3 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन? सबसे पहला बाबर, दूसरा उसके लड़के हुमायूं, और तीसरा अकबर के बारे में। इन तीनों मुगल सम्राटों के बारे में आज हम देखने वाले हैं, और इसको बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हर एक देखते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें क्वेश्चन को, और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपके क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊँ। चलिए शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो हम इसको बिल्कुल इंटायरिटी में कंप्लीट करेंगे। कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा जिस जो छोड़ दिया जाएगा या किसी और वीडियो में कंप्लीट कराने की आश्वासन आपको दी जाएगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल शुरुआत से कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद आपको कई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, मुगल साम्राज्य भारत में शुरू होने से पहले जो परिस्थितियां भारत में थी, एक बार उसको हम देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य से पहले जिस डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के 3 राजा हुए। सबसे पहला संस्थापक बहलोल लोधी, दूसरा राजा हुआ सिकंदर लोधी, और तीसरा हुआ इब्राहिम लोधी। ये कुछ पॉलिसीज, और उन पॉलिसीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जाने बिना आप मुगल साम्राज्य की रेलेवेंस, या वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें मुगल साम्राज्य भारत में अपनी जड़ें जमा पाया, वो चीज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम भारत की क्या परिस्थितियां रही थी जिससे मुगल साम्राज्य को यहाँ अपने पांव जमाने का मौका मिला, वो हम पहले देखेंगे। चलिए देखिए, लोधी डायनेस्टी से पहले जो डायनेस्टी रूल कर रही थी उस डायनेस्टी का नाम है सैयद डायनेस्टी। चलिए, जब हम इस डायनेस्टी के बारे में देख ही रहे हैं, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस डायनेस्टी से आता है वो है, सैयद डायनेस्टी एकमात्र ऐसी डायनेस्टी थी पूरे सल्तनत काल में जो अपना डिसेंट, प्रॉफिट मोहम्मद से ट्रेस करती थी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और इतना रेलेवेंट क्वेश्चन आज भी बना हुआ है कि हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि सैयद डायनेस्टी जो है वो अपना रेलेवेंस, वो अपना डिसेंट प्रॉफिट मोहम्मद से ट्रेस करती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये जो लास्ट रूलर रहे, लास्ट, हमें लास्ट से ही मतलब है, ये जो लास्ट रूलर हैं वो रहे थे आलम शाह। आलम शाह ने अपनी गद्दी बहलोल लोदी, जो कि लोधी वंश के संस्थापक रहे, उनके बिहाफ में अपनी गद्दी छोड़ दी, और बहलोल लोदी के बाद लोधी वंश का संस्थापक बनता है। बहलोल लोदी को अगर हम देखें तो ये सबसे पहली, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी को भी बोलते हैं। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी क्यों? क्योंकि सल्तनत काल में बाकी और जो जितनी भी डायनेस्टीज रही, सल्तनत काल की मैं बात कर रहा हूं, वो सारे टर्क्स थे। बाकी मतलब लोधी डायनेस्टी को छोड़ दें अगर, तो बाकी जितनी भी सल्तनत काल में जितनी भी डायनेस्टीज रहे हैं, लोधी डायनेस्टी को छोड़ के वो सारे टर्क्स रहे हैं। टर्क्स का मतलब है उनका डिसेंट जो है, उनका आना तुर्कमेनिस्तान से हुआ है। आज का तुर्कमेनिस्तान, कैपिटल अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान कैपिटल अशगाबाद।
दूसरा है कि ये अगर फर्स्ट अफगान डायनेस्टी रही तो क्या कोई और भी डायनेस्टी रही थी सेकंड या थर्ड? तो हाँ, एक डायनेस्टी सेकंड अफगान डायनेस्टी भी रही है जो कि होगी सेकंड अफगान डायनेस्टी हम किसको बोलेंगे? सूर्य डायनेस्टी को। तो शेर शाह की डायनेस्टी होगी ना, इसके संस्थापक होंगे शेर शाह। उस डायनेस्टी को हम लोग सेकंड अफगान डायनेस्टी बोलेंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सल्तनत पीरियड में जितनी भी डायनेस्टीज रहीं लोदी वंश के पहले पहले, वो सारी टर्क्स थे। इसका मतलब तुर्कमेनिस्तान से उनका आना हुआ। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन सी हुई? लोदी वंश पहली अफगान डायनेस्टी जो काबिज हुई दिल्ली की गद्दी पर। और दूसरी अगर हम बात करें तो वो है सूर्य डायनेस्टी। इसका मतलब है शेर शाह सूरी वाला जो डायनेस्टी है वो। चलिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका रेलेवेंस अब खत्म हो गया है, आप लोग याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, चलिए इसमें अगर हम देखें तो बहलोल लोदी अपने नोबल्स का काफी इज्जत करता था। वो नोबल्स को काफी इक्वल ट्रीटमेंट देता था, इक्वल ट्रीटमेंट देता था। जितने भी इनके दरबारी थे वो बहुत ज्यादा सेफ और इक्वल फील करते थे। वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। कौन? बहलोल लोदी। बाकी सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो कुछ कुछ चीजें जो आपको सिकंदर लोदी के कार्यकाल में याद रखनी है वो है गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी ये क्या है? ये एक एग्रीकल्चरल लैंड को मापने का परिमाप या मापक जिसको बोलते हैं, मतलब यूनिट है गजे सिकंदरी। दूसरी चीज जो आप सिकंदर लोदी के बारे में याद रख सकते हैं वो है आगरा का शहर। तो आज हम आगरा देखते हैं ना, उस आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। ताकि एक चीज और आप याद रखेंगे कि आप देखते हैं कि जो भी कोई कवि है या लेखक है वो अपना पेन नेम चूज कर लेते हैं, पेन नेम। तो ये सिकंदर लोधी जो है बड़ा अच्छा लिखते थे, तो और उनका जो पेन नेम था वो किस नाम से लिखते थे? वो बोलते हैं पेन नेम। उस नाम को बोलते हैं गुलरुखी। वो गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं या अपना लेखन प्रस्तुत करते थे। क्या करते थे? प्रस्तुत करते थे गुलरुखी नाम से। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हमें क्यों पढ़ना जरूरी है मुगल साम्राज्य में? क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ही लड़ा गया पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, दूसरा, एक तो इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत जो कि सब लोग जानते हैं, वो इसने युद्ध लड़ा। दूसरा एक युद्ध जो जिसके बारे में बहुत कोई नहीं जानता है वो है 1517 में लड़ा गया बैटल ऑफ खाटोली। बैटल ऑफ खाटोली। ये बैटल क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन इसका रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, 1517 में लड़ा गया इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह जिसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? राणा सांगा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बैटल ऑफ खाटोली इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेकिन आपको बस अभी इतना ही जानना है कि बैटल ऑफ खाटोली 1517 में हुई। और इसमें जो पार्टी, दो पार्टियां लड़ रही थी वो एक है बाबर, तो एक है ही बाबर नहीं सॉरी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। ये दो पार्टीज जो हैं बैटल ऑफ खाटोली में रह लड़ रही थी। और इसमें जो विजेता साबित हुए वो है राणा सांगा। जो विदेश विजेता साबित हुए वो है राणा सांगा। ठीक है, उसके बाद जो वेल नोन बैटल है सेकंड फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बारे में तो सब जानते ही हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? 1526 में। ठीक है, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। अब हम आते हैं कि किस तरीके से बाबर का आना होता है भारतवर्ष में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बाबर के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। बाबर, बाबर का मतलब होता है शेर या फिर टाइगर, टर्किश लैंग्वेज में। ठीक है, टर्किश लैंग्वेज में बाबर का मतलब होता है शेर या टाइगर, टर्किश लैंग्वेज में। बाबर के जो पिता थे उनका नाम था शेख मिर्जा। शेख मिर्जा।
और बाबर की माता का नाम था, माँ का नाम था कुतलुग निगार खान। कुतलुग निगार खान। अब मैंने ये चीज क्यों बोली, इसके पीछे कारण था। देखिए, बाबर अपने पिता से कौन से वंश का था? तो तिमुरिद वंश का। तिमुरिद था पिता से। तिमुरिद का मतलब है तैमूर लंग के डायनेस्टी का। तैमूर द लेम। मैं लिख देता हूं यहाँ, तैमूर द लेम। अच्छा, लेम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि तैमूर के एक पांव पे तीर लग गई थी। एक युद्ध के दौरान तैमूर के एक पांव पर एक तीर लग गई थी, जिसके कारण वो लंगड़ाता था, और इसीलिए उसको तैमूर द लेम बोला जाता है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसकी माँ से जो इसका डिसेंट था ना, वो था चंगेज खान का। चंगेज खान का डिसेंट था। ये दोनों चीजें समझ में आ गई। दूसरा हम देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको ये बताना है, तैमूर जिस वक्त भारत में एंट्री मार रहा था, उस वक्त भारत की गद्दी पर कौन सा शासक बैठा हुआ था? चलिए मैं आपकी बाधा को आसान कर देता हूं। 1398 में, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली उसने लूटी थी। अब आपको बताना है कि 1398 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, उस वक्त भारत की दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। चलिए, अब अगर हम आगे बढ़े, तो बाबर का जो बर्थ है ना, वो हुआ है 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी। अब डेट आपको याद है क्या होती है, इसकी रेलेवेंस भी याद है, लेकिन इसमें प्यार मोहब्बत वाली कोई बात नहीं थी। 14 फरवरी 1483 में कहाँ पर होता है इसका जन्म? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में कहाँ? परगना में। उज्बेकिस्तान के परगना में बाबर का जन्म होता है। ये उज्बेकिस्तान जब भी आप सुने तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अगर आप एसएससी के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको बताना है कि उज्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद से हमारे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है ना, ताशकंद, आज उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये जवाब देना है कि हमारे कौन से पूर्व प्रधानमंत्री ताशकंद से जुड़े हुए हैं। कोई ना कोई लाइफ का उनका इवेंट ऐसा रहा है, बहुत रेलेवेंट इवेंट ऐसा रहा है, जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ताशकंद गए हुए थे। आपको उन प्रधानमंत्री का नाम बताना है। ठीक है, नाम बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस वक्त बाबर बड़े हो रहे थे और दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, उस वक्त ईरान में कुल दो दो फोरमोस्ट पावर्स थी, तो जिसके बीच टसल हुआ था। एक तो था शाह ऑफ ईरान, या फिर सफाविद्स, सफाविद्स ऑफ ईरान, याद रखिएगा। दूसरे जो थे वो हैं उज्बेक्स, मतलब बाबर के खानदान वाले। लेकिन बाबर को इसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसलिए उज्बेकिस्तान में जो उनका पैतृक परिवार था ना, उन्होंने बाबर और बाबर के माता पिता को अपने घर से, अपने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। बेदखल कर दिया था। अब इसी बेदखली में ना तो वो उज्बेक रहे, ना तो उनको अपने परिवार का संरक्षण मिला, साथ मिला, और सफाविद्स तो थे ही जो पावर कंटेस्ट बैटल कर रहे थे। अब बाबर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वो ईरान में रह नहीं सकता, क्योंकि उसके घर से उसको बेदखल कर दिया गया है, और उसके दुश्मन सफाविद्स ऑफ ईरान उसको जीने नहीं देंगे अगर वो अकेला कहीं रह गया। तो इस चक्कर में बाबर ने क्या किया था, बाबर समरकंद वाले एरिया पर एक पावर कंसोलिडेशन करने के लिए बेस बनाना चाहता था। हाँ, समरकंद अफगानिस्तान वाले एरिया में। इस चक्कर में वो कई बार उसने समरकंद जीता, और जैसे ही जीतने के बाद वो कहीं और जाता किसी एरिया को काउंकर करने के लिए, समरकंद अपनी आजादी डिक्लेयर कर देता। इससे हुआ क्या कि बाबर का जो सपना था कि एक पावर कंसोलिडेशन के लिए एक बेस बना लिया जाए काबुल में, समरकंद में, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए बाबर भारत भारत की ओर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, आप जानते होंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अगर ये भारत है तो इस जगह को बोलते हैं NWFP। आप देखेंगे भारत में कोई भी आक्रांता आक्रमणकारी आया, वो NWFP वाले एरिया से ही आया।
बशर्ते अगर हम पोर्चुगीज वगैरह को छोड़ दें जो शिप के और समुद्री रास्ते से आए थे, तो बाकी जितने भी हुए वो NWFP वाले रीजन से ही आए। तो इससे हमें एक चीज और पता लगती है कि NWFP वाला रीजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाले एरिया को हमें सिक्योर करके प्रोटेक्ट करके बहुत जरूरी है रखना ही पड़ता। ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम आगे भी देखेंगे। चलिए, तो हम कहाँ थे कि बाबर ने एक पावर कंसोलिडेशन के लिए एक बेस बनाने के लिए सोचा, कहाँ? समरकंद में, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो बाबर ने एक अपॉर्चुनिटी उसी बीच देखी, काबुल में, अफगानिस्तान के काबुल में यूसुफजाई कबीले के लोग, ये यूसुफजाई ट्राइब के लोग, ठीक है। अच्छा, ये नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखेंगे, क्योंकि ये नाम आगे अकबर के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? यूसुफजाई ट्राइब। ये आपको ध्यान रखना है, यूसुफजाई ट्राइब जो कबीले के लोग हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अकबर के टाइम पे भी, मैं बताऊंगा आपको। ये यूसुफजाई कबीले के लोग आपस में पावर कॉन्टेस्ट करने के लिए बैटल लड़ रहे थे। उनमें आपस में ही आपसी मतभेद के कारण डिस्प्यूट चल रहा था। इससे हुआ क्या कि बाबर को यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दिखी, अगर वो इन सब को खत्म करे या कंट्रोल अपने अंडर ले आए तो ये वहां रूल कर सकता है। तो इसी क्रम में 1519 में एक सबसे अभेद किला, इसका नाम है भेरा का किला, हेरा फोर्ट, बाबर ने कब्जा कर लिया। हेरा फोर्ट, यही वो टाइम है, यही वो समय है जिस वक्त बाबर भारत के कांटेक्ट में आया। उसको पता लगा भारत में भी धन संपदा भरी हुई है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये अफगानिस्तान काबुल वाला जो एरिया है ना, वहां लैक ऑफ रिसोर्सेस तो है ही, प्राकृतिक कोई संपदा है ही नहीं, एरिडिटी अलग से है जो कि उसको परेशान कर रही थी। तो वो उस जगह को छोड़ के भागना तो चाहता ही था, लेकिन उसके पास कोई बढ़िया एक पावरफुल फोर्ट वगैरह हाथ में नहीं आ रहा था। इसके लिए उसने क्या किया कि 1519 में हेरा का किला जीत लिया, और यहां से उसकी जीवन जो है जिंदगी पलट गई। इस तरीके से अब मैं बताता हूं। अब इससे थोड़ा पीछे अगर हम जाएं, तो लोधी साम्राज्य जिस वक्त बाबर भारत में एंट्री करने की बात सोच रहा था, उस वक्त लोधी साम्राज्य का इब्राहिम लोदी, जो मैंने अभी समझाया आपको थोड़ी देर पहले, लोधी डायनेस्टी का इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था। और जो आप पंजाब वाला एरिया देखते हैं ना, भारत का जो पंजाब वाला एरिया आप देखते हैं, वो भी इब्राहिम लोदी के अंडर ही आता था। वहां पर जो पंजाब प्रोविंस का गवर्नर था, उसका नाम था दौलत खान लोदी। याद रखिएगा, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि इब्राहिम लोदी एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रूलर था। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी रूलर इस बात से था कि वो अपना पावर कंसोलिडेट करना चाहता था, सेंट्रलाइज्ड पावर रखना चाहता था अपने पास, है ना। जिससे क्या होता था कि दौलत खान लोदी को बहुत ज्यादा लिबर्टी या छूट नहीं मिली हुई थी। तो इसलिए दौलत खान लोदी भी इब्राहिम लोदी से चिढ़ा हुआ था कि इब्राहिम लोदी अपने नोबल्स का, अपने दरबारियों का इज्जत बहुत अच्छे से नहीं कर पाता। इससे हुआ क्या कि दौलत खान लोदी भी चाह रहा था कि अपने फ्रंटियर ट्रैक्ट्स पे, अपने फ्रंटियर, क्योंकि ये पंजाब है, ये भी थोड़ा एरिया अपना बढ़ा ले, तो इसका भी एक दबदबा कायम हो, कम से कम लोकली, रीजनली। ठीक। तो दौलत खान लोधी भी भेरा के किला के को जीतने के चक्कर में था, ताकि भेरा का किला उसके हाथ लग जाए, क्योंकि भेरा का किला एक बहुत ही पावरफुल फोर्ट था अपने आप में। तो अगर वो दौलत खान लोधी भी अगर उसको जीत जाता, भेरा के किला को, फिर वो अपनी स्वायत्तता कम से कम थोड़ा अपने रीजन में चला सकता था। लेकिन उसने, उसके सपनों पे पानी कब फिर गया? जब 1519 में बाबर ने भेरा का किला को जीत लिया। अच्छा, आपको एक चीज और याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहला जो गन पाउडर नॉर्थ की तरफ से किसी ने अगर यूज किया, तो वो बाबर ने यूज किया। कहाँ? भेरा के किला को जीतने के लिए। इतना आपको समझ जाना है कि बाबर ने सबसे पहले गन पाउडर का यूज किया नॉर्दर्न इंडिया में भेरा के किला को जीतने के लिए। बैटल ऑफ पानीपत में एक्सटेंसिवली यूज हुआ था, लेकिन सबसे पहला अगर नॉर्थ साइड से आप देखें, तो 1519 में भेरा के किला को जीतने के लिए यूज हुआ था गन पाउडर। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया, तो एक चीज और देख लीजिए यहाँ।
दौलत खान लोदी के सपनों पे तो पानी फिर गया। अब दौलत खान लोदी को बाबर ने ये कहा कि चुपचाप अपनी टेरिटरीज मुझे दे दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बाबर ने क्यों कहा, इसका वर्णन हमें तुजुके बाबरी में देखने को मिलता है। कैसे, मैं बताता हूं अभी। तुजुके बाबरी ये ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, बाबर ने खुद ने लिखी है। तुजुके बाबरी बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, ये बाबर ने खुद ने लिखी थी। बाद में बाबर की जो इस बेटी हुई, और हुमायूं की बेटी, क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम, इसने इसका ट्रांसलेशन किया। कौन सी भाषा पे, आपको बताना है। ये भाषा कौन सी आएगी अब, फारसी, मतलब पर्शियन में ट्रांसलेट किया। बाबर ने जो ये तुजुके बाबरी लिखी थी, इसका ओरिजिनल जो संस्कलन है वो किस में लिखा है, तो टर्किश लैंग्वेज में लिखा है, जो बाबर की मातृभाषा हुई। आपको अगर क्वेश्चन में आए कि मुगल साम्राज्य का कोर्ट लैंग्वेज, तो दरबार में जिस भाषा में बात होती है वो कौन सा लैंग्वेज है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बाबर एंड हुमायूं तक तो इनका कोर्ट लैंग्वेज था, कोर्ट लैंग्वेज वो था टर्किश। ठीक है, वो था टर्किश। फिर जाकर के अकबर ने इस कोर्ट लैंग्वेज को बदला, और बदल करके क्या किया, तो पर्शियन किया, फारसी। ठीक है, आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको अपना आंसर मॉडिफाई कर लेना है। इसको याद रखने का ट्रिक अगर आप पूछें तो ट्रिक है मैप, MAP, मैप। मुगल साम्राज्य में अकबर ने अपना दरबारी भाषा, दरबार में जो कोर्ट लैंग्वेज हुआ करेगा वो फारसी या फिर पर्शियन हुआ करेगा। आप इससे याद रख सकते हैं कि मुगल कोर्ट में अकबर ने फारसी भाषा को यूज किया। ठीक है, आप मैप से इसको याद रख सकते हैं, MAP, मैप। चलिए अब हम आते हैं इस पे कि दौलत खान लोदी को बाबर ने, और दौलत खान लोदी के साथ साथ इब्राहिम लोदी को भी ये चिट्ठी भेजी अपने एम्बेसी राजदूत के थ्रू कि जो भी टेरिटरी तुम्हारे पास है वो तुम हमको दे दो, क्योंकि इसमें मेरा पैतृक अधिकार है। पैतृक अधिकार कैसे है, क्योंकि तैमूर ने और चंगेज खान ने, आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक तो चंगेज खान भी आ ही गया था, और आप देखेंगे कि तैमूर लंग ने पूरी दिल्ली तक कब्जा किया था, और कब्जा करने के बाद वो वहां ठहरा नहीं, उसने सैयद वंश को वहां पर बिठाकर वो खुद लूट के चला गया। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है कि तुजुके बाबरी में बाबर ने रेफरेंस दिया कि मैंने अपने दूत भेजे दौलत खान लोदी, जो गवर्नर था पंजाब प्रोविंस का, और दिल्ली में बैठा इब्राहिम लोदी को भी, और उसको मैंने कहा, मतलब बाबर ने ये लिखा है, मैंने उसको कहा कि तुम्हारे पास जितनी भी टेरिटरीज हैं वो तुम मुझे सरेंडर कर दो, क्योंकि इस पे, इन टेरिटरीज पे मेरा पैतृक अधिकार है। इतना समझ में आ गया। लेकिन जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी दोनों ने ये चीज करने से मना कर दिया। अब मना जब कर दिया तो दौलत खान लोदी ने सोचा कि इब्राहिम लोदी जब तक जीवित रहेगा तब तक तो कम से कम दिल्ली की गद्दी या अपने आप में कोई रीजनल स्वायत्तता, सोवरेंटी दौलत खान लोदी को मिलने से रही। दौलत खान लोदी ने यह सोचा कि क्यों ना इब्राहिम लोदी और बाबर को आपस में लड़वा दिया जाए, जिससे कि दोनों फील्ड क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दौलत खान लोदी के दिमाग में यह था कि जिस वंश से बाबर आता है, जैसे तिमुरिद वंश, तैमूर द लेम, तैमूर, उसके वंश का ये टेंडेंसी, ये हिस्ट्री रहा है कि वो कभी स्थायी रूप से कहीं रुकते नहीं हैं, वो लूट के फिर अपना चले जाते हैं। तो दौलत खान लोदी ये सोच रहा था कि बाबर भी आएगा, भारत को लूट के लेके चला जाएगा, और इब्राहिम लोदी के साथ अगर युद्ध होता है, उसके बाद जो युद्ध का जो भी परिणाम हो, मुझे कम से कम, मतलब दौलत खान लोदी को कम से कम एक स्वायत्तता मिल जाएगी। दौलत खान लोदी का ये मानना था। पर उसके इस सपने में भी, एक तो भेरा के किला को जीतने का सपना भी बाबर ने चूर कर दिया, और इस सपने को भी चूर कर दिया। आगे देखते हैं कैसे। तो इस सोच के तहत दौलत खान लोदी ने बाबर को इनविटेशन भेज दिया
इनविटेशन भेज दिया कि तुम आओ और आके दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो। लेकिन अब यहां पर आता है एक और चीज जो मुझे आपको बतानी है। वो है, आपको याद है कि बैटल ऑफ खाटोली मैंने पढ़ाया था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, ठीक है। इसमें एक वाकया ये भी आता है, कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि जब दौलत खान लोदी अपना दूत भेजा बाबर के पास कि तुम आओ और आके दिल्ली पे कब्जा करो, तो बाबर का ये कहना है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में ये लिख के रखा है कि उसी समय काल के अंतराल, उसी समय अंतराल में राणा सांगा की तरफ से भी एक दूत आया था, जिसने बोला था कि तुम जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से दिल्ली पे कूच करोगे तो मैं तुम्हारी सेना को वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से तुम्हारी सेना को मदद पहुंचाऊंगा। समझ में आया? दोबारा सुनिए। जब दौलत खान लोदी का दूत बाबर के पास गया था कि आप आइए और दिल्ली पे चढ़ाई करिए, ठीक, उसी वक्त ये ऐसा बाबर के तुजुके बाबरी में लिखा हुआ है कि उसी वक्त, उसी समय काल के दौरान राणा सांगा की तरफ से भी एक दूत आया था जिसने कहा था कि आप जब दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, कूच करेंगे, तब आपकी सेना को राणा सांगा की मेवाड़ी सेना वेस्ट की तरफ से, पश्चिम की तरफ से मदद करेगी, ऐसा बाबर लिखते हैं तुजुके बाबरी में। लेकिन इस बात का खंडन आप इस चीज से समझिए कि जब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच बैटल ऑफ खाटोली होता है 1517 में, तो राणा सांगा जो है वो जीतते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात ये भी है कि जब राणा सांगा अकेले इब्राहिम लोदी को हरा सकते हैं, तो फिर एक बाहरी आक्रांता को निमंत्रण देके दिल्ली की गद्दी पर बिठाना, ये राणा सांगा क्यों चाहेंगे, है ना? जब बैटल ऑफ खाटूली राणा सांगा इब्राहिम लोदी के साथ लड़ते हुए अकेले जीत सकते हैं वो बैटल, तो फिर दोबारा भी हरा ही देते। क्या जरूरत थी उनको बाहरी कोई आक्रांता को बुलाने के लिए वहां बैठाने की कि आप आक्रमण करो, मेरी सेना आपकी मदद करेगी, है ना? तो इस पे एक विरोधाभास है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, कुछ इतिहासकार का मानना है कि बाबर सही थे, बाबर के पास कोई राजदूत गया जरूर था राणा सांगा की चिट्ठी लेकर कि जब आप दिल्ली पर कूच करेंगे तो मेरी सेना जो है आपको मदद करेगी, ऐसा बाबर का कहना है। पर चलिए, जो है उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी विरोधाभास आपको मिलेगा वैसे उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम देखते हैं बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि बाबर की पैतृक संपत्ति जो थी, ऐसा बाबर का मानना था कि पैतृक संपत्ति जो थी वो उनको दे देनी चाहिए बाबर को। क्यों? क्योंकि उस पे उसका पैतृक अधिकार है, क्योंकि तैमूर लंग के वंश से वो था, और तैमूर लंग जो है पूरा दिल्ली तक कूच करके, चढ़ाई करके दिल्ली को हरा चुका था, ठीक। अब बैटल ऑफ पानीपत का डेट देखिए, 20 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1526, ये बैटल ऑफ पानीपत का डेट है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। इसमें कौन सी दो पार्टियां लड़ रही थी? पहली पार्टी थी बाबर और वर्सेस बनाम बाबर बनाम इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। देखिए, इस बैटल में कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखनी चाहिए, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस बैटल में, ठीक है। चलिए यहां हम देखते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर ने इसी बैटल के बाद जो है पदशाह का टाइटल होल्ड किया था। अब कुछ एक चीजें इसमें आप इस तरीके से समझिए कि बाबर जो नीतियां, जो वॉरफेयर टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी बना करके वो भारत लाया था ना, उन टैक्टिक्स से भारत के जितने भी योद्धा रहे या जितने भी सल्तनत काल के राजा रहे या और भी राजा जो रहे, वो उन चीजों से अनभिज्ञ थे। उनको नहीं पता था कि ऐसी भी कोई नीतियां, वॉर टैक्टिक्स बन सकती हैं। तो बाबर जो है क्लियर नॉलेज ऑफ वॉर टैक्टिक्स से जीता। कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट नीति या वॉर टैक्टिक्स या वॉर स्ट्रेटेजी आप समझ लीजिए, जो चक्रव्यूह फॉर्मेशन है, वो है तुलगुमा नीति, तुलगुमा स्ट्रेटेजी। तुलगुमा स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी को बाबर लेके आया था ईरान और उज्बेकिस्तान से। उस बैटल स्ट्रैटेजी के बारे में भारत के जितने भी राजा हुए वो बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे, बिल्कुल अनभिज्ञ थे, बिल्कुल फेमिलियर नहीं थे। एक तो तुलगुमा स्ट्रैटेजी और एक रूमी, ऑटोमन रूमी भी बोलते हैं इसको, ऑटोमन रूमी,
ऑटोमन रूमी पद्धति, ठीक है। इस पे ये जो दो वॉर टैक्टिक्स थी, ये अपने आप में काफी यूनिक थी, और भारतीय उपमहाद्वीप में कोई भी ऐसा रूलर नहीं था जिसके पास इन दो नीतियों का तोड़ रहा हो। ये दोनों क्या है? ये दोनों वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का पार्ट है, वॉरफेयर स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार से बता देता हूं। हालांकि क्वेश्चन आने के चांसेस इस पद्धति से कम है, इस नीतियों से, वॉरफेयर स्ट्रेटेजी से आने की जो संभावना है वो कम है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो आइए थोड़ा इस पे देख लेते हैं। दूसरा क्या है कि इन्होंने दो मास्टर गनर्स लाए थे, बाबर ने दो मास्टर गनर्स भी हायर किया था। मास्टर गनर्स आप मान के चलिए जिसको बोलते हैं तोपची, जो तोप चलाते हैं। एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का नाम था मुस्तफा। ये तोपची थे, मतलब ये तोप चलाते थे, मास्टर गनर्स। बाबर अपने साथ तो कैनन और गन पाउडर का यूज लेके सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में आया ही था। अब उसको यूज सबसे पहली बार बहुत बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे व्यापक मात्रा में जो कर रहा था वो है बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। अब देखते हैं उस्ताद अली और मुस्तफा। देखिए, तुलुमा नीति और जो ऑटोमन रूमी पद्धति है ये कैसा है कि दो आपस में राइट फ्लैंक और राइट लेफ्ट फ्लैंक, दो फ्लैंक होती हैं। उस फ्लैंक के बिल्कुल सामने मतलब जो अपोजिट बनाम जो लड़ रहा है अपोजिशन के खिलाफ, सबसे पहले पंक्ति पर कौन रहेगा? सबसे पहली पर मान लीजिए यहां से अगेंस्ट ये दुश्मन आ रहा है, एनिमी, तो यहां पर वो सबसे पहले बैलगाड़ियों पे हो सकता है या किसी ढांचे पे बिठा करके वो तोपें पॉइंट करेगा इसकी ओर, तोपें पॉइंट करेगा इसकी ओर, तोप, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को देखते हुए तो हिंदुस्तानी स्ट्रैटेजी, जो दिल्ली में रूल कर रहे राजा थे या सुल्तान थे, उनकी पद्धति ये थी कि वो सबसे पहली पंक्ति पर हाथियों को रखते थे, है ना। सबसे पहली पंक्ति पर वो हाथियों को रखते थे। अब क्या होता था, हाथियों को रखने के बाद हाथियों को जो शोर शराब है ना उससे परेशानी होती थी। तो जो भारत के जितने रूलर्स इससे पहले रहे हैं उन्होंने क्या करते थे कि ड्रम की आवाज से फेमिलियराइज करवा देते थे हाथियों को, ताकि ड्रम की आवाज से जब दुश्मन ड्रम बजाए तो हाथी डर न जाए, क्योंकि हाथी इतना विशाल का शरीर जो है वो एक ही चीज से डरता है, वो है तेज साउंड से, शोर से। इसके बाद हुआ क्या, लेकिन कैनन का जो साउंड है, गन पाउडर, जो कैनन तोप की आवाज है, उससे हाथी परिचित नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे। तो इससे हुआ क्या, सबसे पहले बाबर ने तोपे मारना शुरू किया, तोप चलाना शुरू किया। तोप चलाते ही हाथी जो पहली पंक्ति पर खड़े थे वो उल्टे पांव भागने लगे और अपने ही सोल्जर्स को कूच दिया, अपने ही सोल्जर्स को चपेट में ले आ दिया, उसके पांव के चपेट में वो आ गए अपने सोल्जर्स। तो उसमें बहुत ज्यादा क्षति हुई, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर ही, युद्ध शुरू होते ही सबसे इनिशियल स्टेज पे बहुत ज्यादा क्षति हुई इब्राहिम लोदी की सेना को। यहाँ है बाबर की सेना और यह है इब्राहिम लोदी की सेना अपोजिशन में, इब्राहिम लोदी की सेना को। तो इनिशियल वॉर में ही बहुत ज्यादा जो है लॉस उठाना पड़ा, किसको? इब्राहिम लोदी की सेना को। उसके बाद हुआ क्या, अब देखिए रूमी पद्धति, ये है तुगलुमा नीति। अब रूमी पद्धति देखिए किसको बोलते हैं। दो फ्लैंक्स उसने बनाए, एक राइट फ्लैंक, दूसरा लेफ्ट फ्लैंक। इसका मतलब है जब इब्राहिम लोदी की सेना यहाँ है और दो फ्लैंक्स में बाबर की सेना दो फ्लैंक्स में बट के साइड से जब हमला करेगी ना, साइड से, तो इब्राहिम लोदी की सेना को के पास और कोई चारा न होते हुए वो सामने की ओर मूव करेगी, मतलब तोप के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो आएगी। और क्योंकि गन पाउडर सबसे पहली पंक्ति में था ही बाबर के पास, तो सबसे ज्यादा जो लॉसेस इब्राहिम लोदी को दोबारा उठाना पड़ा वो है रूमी पद्धति के दौरान, क्योंकि ये लेफ्ट और राइट फ्लैंक को, इसको बोलते हैं फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक और राइट फ्लैंक मतलब टुकड़ी का सामना करना पड़ा। वो है इब्राहिम लोदी की सेना को। और वो जब सामने की ओर मूव कर रही थी तो सामने खड़ा था कौन? बाबर के तोपें। और उन तोपों से सबसे ज्यादा दिक्कत फिर इब्राहिम लोदी की सेना को तब हुई। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत देर तक नहीं चली, कुछ 3-4 घंटे की चली होगी, क्योंकि इस पे हैवी लॉस उठाना पड़ा इब्राहिम लोदी की सेना को। इससे हुआ क्या कि इब्राहिम लोदी वॉर फील्ड में ही मारा गया, ठीक है। और
दिल्ली का सुल्तान, नया मुगल साम्राज्य खड़ा होता है बाबर के नींव पर। लेकिन बाबर की अभी भी दिक्कतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि अफगानी सेनाएं, ये अफगान डायनेस्टी से था, मैंने बताया आपको, लोधी डायनेस्टी अफगान डायनेस्टी थी फर्स्ट। अब ये अफगान बाबर को इतनी जल्दी छोड़ने वाले तो थे नहीं, ठीक है। अब देखते हैं बैटल ऑफ खानवा। अब देखते हैं बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब बाबर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ, उसके बाद राणा सांगा, राणा सांगा या संग्राम सिंह, आप जो भी बोल लें, दोनों एक ही हैं। राणा सांगा मतलब मेवाड़ के राजा, कैपिटल था उनका चित्तौड़। वो बाबर से लड़ने के लिए आए। साथ में इनका साथ, राणा सांगा का साथ दे रहे थे जितने अफगान जो इधर उधर बसे थे ना, डिसइंटीग्रेट हो गए हुए अफगान इधर उधर बचे थे वो। जैसे आप अगर देखें कि कौन कौन बाबर की मदद करने आया बैटल ऑफ खानवा में, तो ये देखिए, महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था वो। दूसरा कौन आया? हसन खान मेवाती, बात का रूलर हसन खान मेवाती। और इस युद्ध को लड़ने के लिए बाबर जानता था कि ये युद्ध जो है थोड़ा दिक्कत कर सकता है, इसलिए ये इस युद्ध को लड़ने के लिए बाबर ने एक टाइटल होल्ड किया, वो कहते हैं गाजी, और गजवा करने के लिए प्रेरित किया अपने सोल्जर्स को। कहते हैं कि इसने दारू की बोतल वगैरह सब फोड़ दी, जितने भी दारू अल्कोहल के ड्रम्स थे उसने पूरे ड्रम्स व्रम्स फेंक दिए, तोड़ दिए, और सच्चा मुसलमान होने की पहचान बताई, और गाजी, गजवा करने को कहा, और खुद टाइटल होल्ड करता है गाजी। इस बैटल का फेट भी कुछ इस तरीके से हुआ कि हिंदुस्तान के किसी भी सुल्तान या किसी भी राणा या राजा के पास बाबर से लाई हुई वॉरफेयर टैक्टिक्स का तोड़ नहीं था, और जिस वजह से राणा सांगा को भी हार का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वो वॉरफील्ड से, युद्ध क्षेत्र से वो रिट्रीट कर जाते हैं, और रिट्रीट ही नहीं करते, वो दोबारा बाबर पर हमला करने की रणनीति भी बनाते हैं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके खुद के दरबारी, उनके खुद के नोबल्स ने इनको जहर दे दिया। किनको? राणा सांगा को इनको जहर दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके नोबल्स को लगता था कि बाबर पर दोबारा हमला करने का मतलब है खुदकुशी या फिर सुइसाइड, इसीलिए उन्होंने अपने राजा को जहर देकर मार दिया। ठीक है। अब हुआ क्या कि जितने फिर जो अलग अलग इधर उधर जितने अफगान्स थे, वो अफगान्स शामिल होते हैं बैटल ऑफ चंदेरी में। ठीक है। जैसे बैटल ऑफ चंदेरी में कौन कौन शामिल होते हैं, तो देखते हैं मेदिनी राय। मेदिनी राय तो थे ही, चंदेरी मालवा वाले इलाके से। दूसरा, और भी जितने, महमूद लोदी, जैसे इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, ये भी उस लड़ाई में शामिल होता है। किसके बिहाफ पर? इसके साथ मेदिनी राय के फेवर में। लेकिन ये वॉर भी बाबर जीत जाता है, ये वॉर भी बाबर जीतता है। तो आपको अगर युद्ध की बैटल्स ऑफ बाबर अगर लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगर हम दूसरा बैटल देखें तो बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा के फेवर में कौन कौन आते हैं? हसन खान मेवाती और महमूद लोदी, जो कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था, वो वर्सेस बाबर की सेना, है ना। अगर तीसरा बैटल हम देखें तो बैटल ऑफ चंदेरी लड़ते हैं मेदिनी राय के साथ, और फिर बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा का नाम घाघरा इसलिए पड़ता है क्योंकि ये घाघरा नदी के किनारे, आपको पता है घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और ये छपरा के पास, बिहार में एक जगह है छपरा, वहां घाघरा नदी गंगा से मिलती है, और उसी नदी के किनारे तट पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घाघरा, ये बैटल लड़ी गई थी, इसीलिए इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ घाघरा। ये लड़ी जाती है 1529 में। ठीक। अब इस बैटल, ये जो बैटल है, ये बाबर का फाइनल बैटल साबित होता है। कैसे देखते हैं? वॉर अगेंस्ट द अफगान्स। इस बैटल में लड़ कौन कौन रहा था? देखिए, ये फॉट अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ महमूद लोदी। महमूद लोदी कोई नहीं बल्कि इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी और नुसरत शाह, ये बंगाल का रूलर था नुसरत शाह, ये बैटल ऑफ घाघरा में लड़ रहे थे बाबर के खिलाफ। लेकिन इस बैटल में बाबर के साथ साथ अस्करी भी आया था। आगे हम देखेंगे, बाबर के 4 बेटे हुए, कामरान, हिंडल, हुमायूं, अस्करी। इसमें अस्करी भी बाबर के साथ लड़ रहा था। इतना समझ में आ गया?
लेकिन बाबर सिर्फ अपने जीवन काल में युद्ध ही लड़ता गया, उसको पावर कंसोलिडेशन का ज्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि अब देखेंगे कि 1529 तक तो बाबर सिर्फ लड़ता ही गया, है ना, उसको पावर कंसोलिडेशन का टाइम ही नहीं मिला। और उसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। 1530 में अब बाबर की कब्र अगर हम देखें, कब्र मतलब बाबर को जहां दफनाया गया, वो था सबसे पहला आगरा के पास ही एक जगह है जिसका नाम है आराम बाग। आराम बाग, इसको हम राम बाग भी बोल देते हैं, आगरा के पास है राम बाग या फिर आराम बाग। हालांकि ये इनिशियली इस जगह पर कब्र उनकी थी, पर अकबर ने, जब अकबर को उनके दादाजी के मतलब बाबर के सहायकों से पता लगा कि उनको काबुल कितना पसंद था और उनको काबुल बहुत याद आया करता था, उन्होंने, बाबर ने तुजुके बाबरी में भी काबुल का बहुत अच्छे से जिक्र किया था। तो अकबर को ये चीज समझ में आ गई कि बाबर का ये इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो इसीलिए बाबर के दौरान, अकबर के कार्यकाल के दौरान, मैं लिख देता हूँ यहाँ, अकबर के टेन्योर के दौरान बाबर की जो अस्थियां हैं, जो बची कुची जो अस्थियां हैं, शव है, उसको काबुल ले जाया गया और काबुली बाग मॉस्क का एक निर्माण कराया गया काबुल अफगानिस्तान में। और बाबर की आज अगर आप कब्र देखें तो काबुल में है, याद रखिएगा। अच्छा, बाबर का जो पूरा नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इतना आप याद रखेंगे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप ये जान के रखें, ये तो समझ में आ गया, कुछ एक कंस्ट्रक्शन बाबर ने करा के रखी थी, कुछ एक कंस्ट्रक्शन, जैसे आपको पता होगा बाबरी मस्जिद, पता है बाबरी मस्जिद अयोध्या में, अयोध्या, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो करवाया था जिसने, वो बाबर का एक कमांडर था जिसका नाम है मीर बाकी। मीर बाकी, बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में है उसका डिमोलिशन हो गया है, तो वो उस बाबरी मस्जिद का जो कंस्ट्रक्शन था वो करवाया था बाबर के एक कमांडर ने जिसका नाम था मीर बाकी। याद रखिएगा, बाबर अपने साथ कुछ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लेके आया था, जिसको हम यहाँ देखेंगे। आपको चार बाग शैली पता है, ये देखिए बाबर का टूम जो है, बाबे बाबे बाघे बाबर, यहाँ पर स्थित है काबुल में। काबुल कहाँ है? आज अफगानिस्तान में है, ठीक है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी आप देखें तो तुजुके बाबरी, ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तो ये टर्किश में लिखा था बाबर ने, बाद में उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया किसने? हुमायूं की बहन और बाबर की बेटी, हुमायूं सिस्टर और बाबर्स डॉटर, जिसका नाम है हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम ने, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। पहले तुजुके बाबरी जो है वो टर्किश में लिखी गई, उसको बाबरनामा बनाया गया। इन्होंने जो ट्रांसलेटेड वर्जन निकाला उसका नाम था बाबरनामा। इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं, इसको याद रखेंगे आप। चलिए दोबारा एक एक जो शैली बाबर ने लाई थी उसका नाम है चार बाग शैली। आगे हम देखते हैं, ये देखिए, चार बाग शैली का मतलब है बीच में एक फाउंटेन लगा होगा, वाटर का फुवारा लगा होगा, स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं, और कोई भी जो मॉन्यूमेंट वगैरह या कोई कब्र बनी होगी या कोई चीज वो पीछे बनी होगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे आप ताजमहल में भी इसका थोड़ा इंप्रेशन देख सकते हैं। ये चार बाग, ये चार तरीके के ग्रिड पैटर्न में ये बना होता था, बीच में पानी होती थी, फवारा हो सकता है, और जो मॉन्यूमेंट है वो इस शैली के आर्किटेक्चर के पीछे होगा, ठीक है, इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हुमायूं पे। देखिए हुमायूं अपने आप में एक काबिल कमांडर था, और कमांडर ही नहीं, एक काबुल और लाहौर वाले एरिया का गवर्नर भी बन चुका था। ये बहुत बढ़िया युद्ध का जानकार था, क्योंकि इसने जीवन के सबसे पहला जो युद्ध इसने लड़ा था वो है बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें ये बाबर का राइट फ्लैंक जो मैंने बताया था, तुगलुमा पद्धति और रूमी नीति,
इस रूमी नीति में जो मैंने दो फ्लैंक बताए थे, लेफ्ट और राइट फ्लैंक, तो ये राइट फ्लैंक का कमांडर भी था। सोच सकते हैं कि कम उम्र में जो है ये युद्ध वगैरह लड़ना इसने शुरू कर दिया था। तो इसके चार भाई थे, चार भाई, बाबर के चार बेटे थे, कामरान, अस्करी, हुमायूं, हिंडाल। ठीक है, उसमें से एक हुमायूं जो दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ। जब ये दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ तो ये महज 23 साल का था, 23 साल का। ठीक है, एक काबिल कमांडर तो था ही, काबिल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, क्योंकि इसके पहले वो लाहौर वाले एरिया का ऑलरेडी गवर्नर था। ठीक है, लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद ये दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। अब आगे देखते हैं कि हुमायूं ग्रैपल्ड विद अनकंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन। अनकंसोलिडेटेड क्यों? क्योंकि बाबर को पावर कंसोलिडेशन करने का मौका ही नहीं मिला, कि उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, और अफगान्स भी अभी शांत नहीं हुए थे। अफगान्स अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद थे और मुगल साम्राज्य को खदेड़ने के लिए बिल्कुल कार्यरत थे, प्रयास उनका चालू था। उसने अपने भाई कामरान को काबुल, कंधार और पंजाब वाला एरिया दिया रूल करने के लिए, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस भी रहे। जो तीन चार, जो अपने आप में हुमायूं को छोड़कर जो अलग तीन भाई थे, वो कई बार एक टेरिटरी को कब्जाते थे, फिर वो रीगेन कर लेता था इंडिपेंडेंस, दोबारा कब्जाते थे। तो ये कई बार ऐसा चलता गया, हमें उतनी बार देखने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये याद रखना है कि हुमायूं जब दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुआ के लिए अभी भी वो अफगानी सेनाएं थी वो काम कर रही थी। तो इस चक्कर में हुमायूं ने जो सबसे पहला युद्ध लड़ा वो था बैटल ऑफ दौरा। याद रखिएगा, ये थोड़ा कम जानने को मिलता है, या पब्लिक डोमेन में थोड़ा कम है। 1532 में, 1532 में बैटल ऑफ दौरा। देखिए ये लिखा हुआ है, लेकिन ये दारदा नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, ये होगा बैटल ऑफ दौरा। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ अफगान्स को एलिमिनेट तो किया, थोड़ी देर के लिए इसने शांत तो किया, पर अफगान्स भी चुप नहीं बैठने वाले थे। वो अपना कमांडर किसी ना किसी को ढूंढ ही रहे थे, ताकि वो कमांड कर सके और फिर से दोबारा वॉर शुरू कर सके। अब उसने देखा कि एक फोर्ट है, अब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को तो वो क्लियर करते हुए आ रहा था, क्योंकि वो खुद भी उसी रास्ते से आया। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और वेस्ट वाले में, क्योंकि अब देखें जो राणा सांगा का मेवाड़ था वो भी बिल्कुल राजाहीन हो गया था। अभी हम उस पर थोड़ी देर में आते हैं कि अब उस पर रानी कर्णावती रूल कर रही थी एज अ रीजेंट ऑफ राजा उदय सिंह। ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो वो साफ करता हुआ आ ही रहा था, अब वहां से कोई और पावर नहीं थी तो टक्कर दे पाता हुमायूं की गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक, अब होता क्या है कि वेस्ट से, मतलब गुजरात वाले एरिया से, अभी भी बहादुर शाह नाम का रूलर हुमायूं को गद्दी से हटाने के लिए एक थ्रेट बना हुआ था। अब देखते हैं, हुमायूं के पास अभी दो पावर्स मेजर हैं जिसको शांत कराना इमीडिएटली हुमायूं के लिए बहुत जरूरी था। कौन कौन सा? ईस्ट की तरफ, मतलब बिहार बंगाल वाले एरिया में एक अफगान की टुकड़ी राइज कर रही थी, और दूसरा बहादुर शाह जो वेस्ट गुजरात वाले एरिया से आ रहा था। अब होता क्या है कि बैटल ऑफ दौरा के बाद जौनपुर वाला इलाका है, वो एरिया शांत करने के बाद, अफगानों को हराने के बाद, एक फोर्ट है जिसको बोलते हैं फोर्ट ऑफ चुनार। फोर्ट ऑफ चुनार, ये फोर्ट भी काफी मजबूत था अपने आप में, जिसको कि बोलते हैं गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी बोलते थे इसको। मतलब अगर ये फोर्ट आपके कब्जे में है तो पूरा का पूरा ईस्ट वाला भारत आपके कब्जे में आ जाएगा। ठीक है, ये फोर्ट जो है एक इब्राहिम लोदी के वक्त के जागीरदार के कंट्रोल में थी। अभी देखते हैं कौन थी। तो इस फोर्ट में जो राजा बैठा हुआ था उसका नाम था शेर शाह सूरी। इस फोर्ट पे कब्जा किसका था? शेर शाह सूरी का। हुमायूं ने इस फोर्ट पर सीज बिठा दिया। सीज का मतलब होता है किलेबंदी करवा दिया, मतलब ना तो उसमें रसद जा सकता है, ना कोई इंफॉर्मेशन, कोई कम्युनिकेशन बाहर से उस पोर्ट पे नहीं जा सकता। ये सोचकर कि अगर ये सीज हम कर देंगे तो वहां पे जो फोर्ट के अंदर बैठा हुआ है वो बाहर आ जाएगा, और ट्रीटी करने के लिए, कम से कम अपना सरेंडर करने के लिए वो निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो सीज काफी दिनों तक चलती है, लेकिन हुमायूं इतने दिन तक दिल्ली से बाहर
अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि वेस्ट से बहादुर शाह ऑफ गुजरात एक थ्रेट बन के उभर रहा था। इस चीज को देखते हुए हुमायूं ने शेर शाह सूरी, जो कि फोर्ट ऑफ चुनार के अंदर बैठा हुआ था, उससे एक ट्रीटी साइन कर लेता है, एक समझौता साइन कर लेता है, जिस समझौते के तहत वो कहता है कि तुम इधर से, मतलब हुमायूं का ये क्लेम था, ये प्रावधान उसने रखा था कि तुम दोबारा सेना खड़ी नहीं करोगे। और शेर शाह सूरी ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और पीस ट्रीटी पे साइन किया, ताकि उसको भी थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि वो अपनी सेना खड़ी करके फिर दोबारा हुमायूं पर आक्रमण कर सके। अब हुआ क्या, इतने के बीच बहादुर शाह दिल्ली की ओर आ रहा था और हुमायूं शेर शाह सूरी से बंगाल बिहार वाले एरिया में ट्रीटी साइन करके दोबारा दिल्ली की ओर लौट रहा था, जिससे वो बहादुर शाह को पीछे खदेड़ सके। अब हुआ क्या, हुमायूं को दिल्ली आता हुआ देख बहादुर शाह डर के मारे भाग गया गुजरात दोबारा। और गुजरात जाने के बाद उस वक्त गुजरात में रह रहे पोर्चुगीज जो कि ट्रेड करने आए थे, इस हड़बड़ी में कि हुमायूं अगर गुजरात आ गया तो वो फिर बैटल तैयार है, तो इस डर के मारे जो बहादुर शाह था उसने पोर्चुगीज, जो गुजरात में रह रहे पोर्चुगीज है, उससे एक ट्रीटी साइन कर ली। और ट्रीटी में ये कहा, अगर हुमायूं मारने के लिए मुझे गुजरात तक आता है तो पोर्चुगीज उसको अपनी सेना देगी, और उसके विनिमय में, उसके बदले में बहादुर शाह उसको गुजरात में अंडमान एंड आप लक्षद्वीप वाला जो आइलैंड्स है ना, तो गुजरात में कुछ कुछ एक जगह एलोकेट कर देगा कि इसमें पोर्चुगीज ट्रेड या किला बांध सकते हैं। समझ में आया? मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। देखिए, हुमायूं जब दिल्ली पर कब्जा दिल्ली की ओर मुड़ा, शेर शाह सूरी से ट्रीटी साइन करके, तो बहादुर शाह दोबारा भाग के गुजरात की ओर चला गया। और भागम भाग में, मतलब इस हड़बड़ी में, उसने पोर्चुगीज से एक ट्रीटी साइन कर ली। इस ट्रीटी में इसने ये कहा कि हुमायूं से संरक्षण के बदले बहादुर शाह को, उन पोर्चुगीज को एक टेरिटरी, गुजरात की एक छोटी सी टेरिटरी देनी होगी। इस टेरिटरी के बाद वो उस पर ट्रेड करेंगे और एक फोर्ट, किला बांधेंगे। लेकिन जब बहादुर शाह ने देखा कि हुमायूं गुजरात आके सिर्फ उसे डरा धमका कर चला गया, तो बहादुर शाह पोर्चुगीज के साथ किए हुए ट्रीटी से साफ मुकर गया, मना कर दिया। ठीक है। अब इससे हुआ क्या, पोर्चुगीज इसी चीज से, तो ट्रीटी से वो बहादुर शाह मुकर गया, इतना वो फ्रस्ट्रेट और डिसगस्टेड फील करने लगे कि पोर्चुगीज ने किसी मीटिंग के बहाने से बहादुर शाह को अपनी शिप पर बुलाया और वहीं उसका मर्डर करवा दिया। तो बहादुर, जो हुमायूं का जो ईस्टर्न वाला, जो वेस्टर्न वाला बहादुर शाह ऑफ गुजरात की तरफ से तो उसको एक खतरा था, वो खतरा बिल्कुल टल गया। ठीक। अब आते हैं ईस्ट पे। जैसे ही जो हुमायूं है, वो पावर कंसोलिडेट करने के चक्कर में दिल्ली में कुछ दिन बैठा और उसने दीन पनाह बनाया। दीन पनाह, उसने एक लाइब्रेरी बनाया, ताकि जब उसके पास, ये तो लाइब्रेरी एक तो थी, दूसरा जब कोई कंटिजेंसी आए, जब कोई इमरजेंसी आए, तो उसके पास कम से कम अपना एक किला हो, अपना एक कोई स्थायी पावर कंसोलिडेशन का बेस हो जहां वो भाग सकता है। ठीक। अब इतने में हुआ क्या, जब वो दीन पनाह निर्माण करवा रहा था, तो इतने में शेर शाह सूरी अपना पावर कंसोलिडेट करके, आर्मी खड़ी करके, वो हुमायूं को टक्कर देने पहुंचा। लेकिन जब हुमायूं को पता लगा कि शेर शाह सूरी अपनी आर्मी डेवलप कर रहा है, अफगानों की आर्मी, याद रखिएगा, सेकंड अफगान जो डायनेस्टी है वो शेर शाह सूरी वाली डायनेस्टी है। तो इसके बाद जब हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी ने जब फौज तैयार कर ली, तो हुमायूं उसको दोबारा निपटाने के लिए बिहार और बंगाल की तरफ, पूर्व की तरफ भागा। अब उसके चक्कर में हुआ क्या कि फोर्ट ऑफ चुनार को छोड़कर जो शेर शाह सूरी था वो ईस्ट की तरफ भागा, बंगाल की तरफ भागा। अब हो क्या रहा था, यही गलती हो गई हुमायूं से कि उसने मौसम देखा नहीं और गंगा नदी को पार कर गया। अब वो क्या हुआ कि ये टैक्टिक था, एक चालाकी थी, किसकी? शेर शाह सूरी की, ताकि वो गंगा एक बार पार कर जाए। उसके बाद जब गंगा में बाढ़ आई, मानसून का टाइम था, गंगा में जब बाढ़ आई, तो पूरी की पूरी रसद, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, न्यूज, कम्युनिकेशन हुमायूं के लिए कट हो गया। क्योंकि फिर जो टुकड़ी री आ रही थी वो गंगा पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गंगा में ऑलरेडी बाढ़ आया हुआ था। इससे हुआ क्या कि बिल्कुल छोटी सी टुकड़ी हुमायूं के साथ बच गई, कहाँ? गंगा के ईस्टर्न वाले साइड में। के बाद फिर कत्लेआम मचाता है कौन? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी दो लड़ाइयां लड़ता है, एक बैटल ऑफ चौसा 1539 में, दूसरा बैटल ऑफ कन्नौज, या इसको बेलग्राम भी बोलते हैं।
बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम। आप जानते हैं कि ये कन्नौज वाला जो एरिया है ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में भी एक रेलेवेंट एरिया हुआ था, क्योंकि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के टाइम पर ये बहुत अपने आप में एक प्रमुख साइट था। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि वो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में कन्नौज को कॉन्कर करने के लिए लड़ रही थी। इतना आपको कमेंट में बताना जरूर है। तो बैटल ऑफ चौसा 1539 में और बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम 1540 में ये कौन जीत जाता है? शेर शाह सूरी। अब हम थोड़ा देखते हैं कि हुमायूं का उसके बाद क्या होता है। तो हुमायूं की पत्नी का नाम था, हुमायूं की पत्नी का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये थी हुमायूं की पत्नी, वाइफ। ये उस वक्त प्रेग्नेंट थी, ये उस वक्त गर्भवती थी। और हुमायूं इंडिया छोड़ने का प्लान बना लिया था भागने के चक्कर में। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? भागते हुए सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में का एक एलाई था हुमायूं का, जिसका नाम था अमरकोट के राजा वीर साल। अमरकोट के राजा वीर साल, उसके घर पे, उसके महल पे अकबर का जन्म होता है। मतलब हमीदा, ये जो गुलबदन बेगम है ना, इसको हुमायूं राजा, अमरकोट के राजा वीर साल के घर छोड़ के वो खुद जाता है ईरान, सफाविद्स ऑफ ईरान से हेल्प मांगने। ठीक है। और उस बीच अकबर का जन्म होता है एक हिंदू परिवार में जिसका नाम था अमरकोट के राजा वीर साल। ये 1542 की बात है। ठीक, अकबर का जन्म अगर आप देखें तो अकबर का जन्म है, अकबर बर्थ कब है? 15 अक्टूबर 1542, 1542। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि किस पर्सनालिटी, या आप ये भी कह लें कि कौन से हमारे पूर्व राष्ट्रपति का जन्म दिवस है 15 अक्टूबर। आपको बताना है कि किस पूर्व राष्ट्रपति का जन्मदिन है 15 अक्टूबर पड़ता है। ठीक है, आपको ये बताना है। अच्छा, अब हुमायूं जो है ट्रैवल करता है कहाँ? ईरान जाता है। सफाविद शाह मतलब शाह ऑफ ईरान के पास भाग के जाता है, रिफ्यूज करने के लिए, रिफ्यूज लेने के लिए, ताकि इस एग्जाइल के दौरान उसको कहीं ठहरने का, पावर कंसोलिडेट करने का और दोबारा एक आर्मी खड़ी करने का मौका मिल जाए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उस वक्त साइमल्टेनियसली, समकालीन में क्या हो रहा था? साथ के साथ भारत में शेर शाह सूरी अपना राजत्व स्थापित कर चुका था। ठीक है। अब ये होता क्या है कि 1556 में, 1556 में, उसके बाद मैं बता देता हूं, इसके बाद होता क्या है कि वो अपनी आर्मी खड़ी करके दोबारा भारत आता है। और दोबारा भारत आता है उस वक्त इस्लाम शाह सूर, अ, जो कि आप देखें तो शेर शाह सूरी का लड़का है इस्लाम शाह सूर। उसके मरने के बाद 1543 में उसकी मृत्यु के बाद अफगान फोर्सेस सारी डिसइंटीग्रेट हो गई थी, बिल्कुल तीतर बीतर हो गई थी। और उसको एक बहुत बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी मिली कि भारत पर दोबारा कब्जा वो कर सके, दिल्ली की गद्दी पर दोबारा वो बैठ सके। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर वो बैठता है दोबारा। और बैठने के बाद इसके पहले के कुछ क्रम मैं आपको बताऊंगा अभी। 1556 में उसकी मृत्यु होती है, 1556 में उसकी मृत्यु होती है उसी के लाइब्रेरी, जहां उसने लाइब्रेरी बनवाई थी दीन पनाह, वहीं से फिसलने के बाद के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। देखिए, एक चीज यहां आपको समझनी पड़ेगी। जब वो आ रहा था, लौट रहा था ईरान, शाह ऑफ ईरान जो सफाविद डायनेस्टी है, वहां से हेल्प मांगकर वो लौट रहा था भारत की गद्दी फिर से हथियाने के लिए। तो सिकंदर शाह सूर, सिकंदर शाह सूर मतलब सूर साम्राज्य, सूर वंश का ही ये था सिकंदर, सिकंदर शाह सूरी। इसने दो टुकड़ियां भेजी ताकि वो हुमायूं को वहां रोक सके। दो टुकड़ियां भेजी। पहली टुकड़ी के साथ कौन कौन था? दो लोग थे, इसके दो कमांडर थे। एक का नाम है नसीब खान और दूसरे का नाम था तातार खान। और दूसरी टुकड़ी को ये खुद लीड कर रहा था सिकंदर शाह सूरी। अब दोनों ट्रूप्स के साथ ये हुमायूं, और हुमायूं के साथ था बैरम खान, जो बाद में जाके अकबर का संरक्षक मतलब रीजेंट भी बनता है। आगे देखते हैं। नसीब खान और तातार खान के साथ बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा लड़ी जाती है, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। और सिकंदर शाह सूर के साथ लड़ा जाता है बैटल ऑफ
सराय हिंद। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई करके बताया है। ठीक है, अब आते हैं बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद। ये दोनों सराय हिंद नहीं है, बैटल ऑफ सरहिंद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोबारा लिख देता हूँ, बैटल ऑफ सरहिंद है। ये दोनों युद्ध लड़े जाते हैं 1555 में। ये दोनों युद्ध लड़े जाते हैं 1555 में। ठीक है, ये दोनों युद्ध कौन कौन लड़ता है? एक तरफ सिकंदर शाह सूर भेजता है नसीब खान और तातार खान को, दूसरी तरफ सिकंदर शाह सूर खुद लड़ता है, और वो उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ सरहिंद। ये दोनों युद्ध लड़े जाते हैं 1555 में। ठीक, ये दोनों युद्ध जीतते हैं हुमायूं, और हुमायूं के साथ था का कमांडर बैरम खान। बैरम खान, ठीक है, वर्सेस में था सिकंदर शाह सूरी। अब इस युद्ध में सिकंदर शाह सूर की मौत हो जाती है, और गद्दी पर, दिल्ली के गद्दी पर काबिज होते हैं अहमद, अहमद नहीं है मेरे ख्याल से, आलम शाह सूर है। आदिल शाह सूर, याद रखिएगा आप। इसके बाद जो गद्दी पर काबिज होते हैं उसका नाम है आदिल शाह सूर। आदिल शाह सूर एक फाइनल बैटल की तैयारी कर रहे थे। वो फाइनल बैटल था एक कमांडर, इसका नाम था हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये राजस्थान वाले एरिया का लड़का था, और इसको, ये बहुत ज्यादा टफ कंपटीटर था। ये लड़ता है किसके साथ? वर्सेस, ये आदिल शाह सूर था। ठीक है, ये लड़ाई करता है किससे? अकबर से। अकबर से, अकबर से। और अकबर की ओर से सेना का नेतृत्व कर रहा था बैरम खान। क्योंकि आप अकबर की उम्र अगर देखें, अकबर की अगर उम्र देखें, तो ये अकबर उस वक्त 13 साल का था, 13 ईयर्स। ठीक है, इतना आपने समझ लिया होगा कि हुमायूं और बैरम खान ने सिकंदर शाह सूर को मार दिया बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा प्लस बैटल ऑफ सरहिंद में। उसके बाद हुमायूं जो है दिल्ली में काबिज होता है गद्दी पर दोबारा, और उसकी पांव फिसलने से, उसकी खुद की लाइब्रेरी दीन पनाह में उसका पांव फिसलने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच हुमायूं ने अकबर को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उस वक्त पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब ऐसा कहते हैं कि उस न्यूज को, हुमायूं के मृत्यु की न्यूज को करीब 20 से 25 दिन रोक के रखा गया था। क्यों? क्योंकि अगर पता लगता कि उत्तराधिकारी अभी पंजाब में है, दिल्ली में नहीं है, और राजा की ऑलरेडी मौत हो गई है, तो विद्रोह खड़ा होने का चांस था, स्कोप था। और वहीं आप देखें तो उसका दुश्मन अफगान अभी भी जीवित थे, और दो दो हाथ करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तो इस संभावना को खत्म करने के लिए जो हुमायूं की शाही सेना थी, रॉयल गार्ड से, वो अकबर को लेने गए कहाँ? पंजाब में। उस वक्त तक आदिल शाह सूर के नेतृत्व में, और कमांडर कौन सा था? हेमू या फिर हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये रेडी हो रहा था दिल्ली की सत्ता को कब्जाने के लिए। लेकिन बीच में हुआ क्या? रॉयल फोर्सेस ने देखा कि दिल्ली जाने तक का टाइम भी नहीं है ताकि अकबर को राजा घोषित कर दिया जाए, इतना भी टाइम नहीं है। इसलिए हुआ क्या कि पंजाब में ही, क्योंकि अकबर पंजाब वाले रीजन का गवर्नर था, इसीलिए पंजाब के पास ही एक जगह है, पंजाब के पास एक जगह है गुरदासपुर। गुरदासपुर में एक जगह है कालानौर। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक गुरदासपुर वही एरिया है पंजाब का जहां 2019 से लेकर 2024 तक सांसद रहे सन्नी देओल। ये वही एरिया है गुरदासपुर।
ठीक है। आज भी जो कोरोनेशन अकबर की हुई थी कालानौर में, वो जगह आज भी बनी हुई है। वो बिल्कुल आप देखेंगे तो रेड सैंडस्टोन से वो जगह अभी भी बनी हुई है जहां पर अकबर का कोरोनेशन हुआ था। याद रखिएगा, राज्याभिषेक। ठीक है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अकबर को दिल्ली तक ला के उसके बाद कोरोनेशन कराने का टाइम उस वक्त तक बचा नहीं था, क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू दिल्ली की सत्ता की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहा था। इसीलिए पंजाब में ही उसको राजा घोषित करवा दिया। राजा घोषित करने के बाद हेमू खड़ा था बैटल ऑफ पानीपत में अकबर जो राजा बन गया था उससे दो दो हाथ करने के लिए। लेकिन जब, जैसा कि मैंने कहा, अकबर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त 13 साल का ही था, इसीलिए अकबर के रीजेंट या फिर संरक्षक होने के हिसाब से बैरम खान युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य की आप किस्मत खराब बोलिए कि कहीं से एक तीर आकर उसके एक आंख में लगी और वो बेहोश हो गए, है ना। चलिए कट टू शॉर्ट करते हैं, इसमें भी बैरम खान जीत जाता है। इसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यही है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, 1526 में लड़ी गई सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, सॉरी 1556 में। 1556 में लड़ा गया क्या बैटल, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? तो 1556 में। आप डेट भी अगर याद करना चाहें तो 5 नवंबर 1556 में लड़ा गया सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक किस्सा और यहां आता है। अकबर का रीजेंट जो थे वो कौन? बैरम खान। बैरम खान और एक अकबर की फॉस्टर मदर थी, फॉस्टर मदर, जिसका नाम था महम अंगा। फॉस्टर मदर का नाम होता है जिस दाई ने अकबर को पाला था। अब देखिए, अकबर का रीजेंट होने के हिसाब से बैरम खान भी अकबर से उतना ही करीब था, क्योंकि अकबर जो है उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। और फॉस्टर मदर होने के हिसाब से महम अंगा भी अकबर के उतनी ही करीब थी, क्योंकि उसका पालन पोषण, क्योंकि अकबर 13 साल के थे, उनका पालन पोषण महम अंगा को करना था। लेकिन इन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्यों? क्योंकि बैरम खान जो था वो शिया मुसलमान था। शिया मुसलमान आज भी हम देखेंगे तो शिया और सुन्नी मुसलमानों में नहीं बनती, उस वक्त भी नहीं बनती थी। और महम अंगा जो थी वो सुन्नी मुसलमान थी। इस चक्कर में ऐसा कहा जाता है कि महम अंगा ने बैरम खान के खिलाफ अकबर को बहुत भड़काया, इतना भड़काया कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 से लेके 1560 तक आते आते अकबर के दिमाग में महम अंगा ने इतना जहर घोल दिया कि 1560 में एक बैटल होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ तिलवाड़ा। ये थोड़ा कम वेल नोन फैक्ट है, थोड़ा कम वेल नोन फैक्ट है, लोग इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं। पर एक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए ये जानना काफी जरूरी है। बैटल ऑफ तिलवाड़ा याद रखिएगा, 1560 में, 1556 में बैरम खान ने क्या लड़ा? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर के बिहाफ पे, अकबर के का संरक्षक हो गए। और 1560 आते आते, मतलब इन 4 सालों में, अहम अंगा ने अकबर अकबर को बैरम खान के खिलाफ इतना जहर बोया कि 1560 तक आते आते बैटल ऑफ तिलवाड़ा लड़ा गया, अकबर वर्सेस बैरम खान। जाहिर सी बात है कि इसमें अकबर की जीत होती है, क्योंकि अकबर उस वक्त तक कुछ 17, 18, 19 साल के हो गए थे और उनके पास शाही सेना थी। इस चीज को देखते हुए बैरम खान हार जाते हैं। प्लस अब हारने के बाद क्या होता है कि अकबर इनको दो ऑप्शन देते हैं। या तो आपको किसी एक प्रोविंस का, सूबे का सूबेदार या गवर्नर बना के आपको शांत कर दिया जाए, आपको बस बिल्कुल वही टाइटल दे दिया जाए और मुगल साम्राज्य से आपका कोई नाता कनेक्शन ना रहे। दूसरा ये कि वो हज पर चले जाएं। दूसरा ये कि वो हज पर चले जाएं, सारी चीजें छोड़ छाड़ के। अब बैरम खान थोड़े स्वाभिमानी आदमी तो थे ही, क्योंकि अकबर के पिता के साथ, हुमायूं के साथ मिलकर उन्होंने काफी जंगें लड़ी थी। और अकबर के टाइम पर सिर्फ एक गवर्नर बन के रहना या कहीं और सेटल हो जाना, ये बैरम खान को पसंद नहीं आया। इसीलिए उन्होंने चुना कि अब वो हज पर चले जाएंगे और मुगल साम्राज्य से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। ठीक। अब हुआ क्या कि महमंगा तो इनको बिल्कुल नापसंद करती ही थी शुरू से। तो हुआ क्या कि महमंगा ने
गुजरात के पास वो हज पर जा रहे थे, जैसे ही हज के लिए निकले, गुजरात के पास ही पहुंचे थे कि महम अंगा ने इनको लोग बुलवा के भिजवा के मरवा दिया। तो बैरम खान की मौत भी बहुत दुखदाई हुई। वो ऐसा रीजेंट, ऐसा संरक्षक था जो कि हुमायूं को भी हेल्प किया, कमांडर, एज अ कमांडर बहुत ही काबिल इंसान थे। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को अकेले उन्होंने उसका रुख मोड़ दिया। बावजूद इसके इनको बहुत ज्यादा अच्छी इनसे इनके साथ ट्रीटमेंट नहीं किया गया और हज पर जाने के रास्ते में ही इनको महमंगा ने मरवा दिया। देखिए, ये जो टाइम पीरियड है ना, 1556 से लेके 1560 तक, इस पे महम अंगा का काफी ज्यादा बोलबाला था। इसीलिए इस शासन को क्या बोलते हैं? पेटीकोट का शासन। पेटीकोट का शासन या फिर हरम दल का शासन। आपको पता है हरम दल में राजघराने की औरतें रहा करती थी, इसीलिए इसको पेटीकोट या फिर हरम दल का शासन, इस दौरान जो है महम अंगा की काफी ज्यादा बोलबाला बढ़ गया था। इसलिए इस इस काल को 1556 से लगभग 1560 के करीब को पेटीकोट या फिर हरम दल का शासन भी कहते हैं। ठीक, अब हम आते हैं दोबारा अपने अपने इस सीरीज पे। ठीक है, हुमायूं द्वारा कुछ आर्किटेक्चर भारत में बहुत बढ़िया बनाया गया था। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली में ये हुमायूं टूम्ब है। दिल्ली में ये हुमायूं टूम्ब है। आपको बता दूं कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ तक कहते हैं कि ताजमहल का प्रीकर्सर भी है ये। मतलब ताजमहल का डिजाइन इसी से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। ताजमहल का प्रीकर्सर भी आप बोल सकते हैं। मतलब ताजमहल का जो ओरिजिनल डिजाइन है वो हुमायूं टूम्ब से प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। आगे देखते हैं। बिल्ट न्यू सिटी इन दिल्ली कॉल्ड दीन पनाह। ठीक है, दीन पनाह हुमायूं ने सेटअप किया था, मैंने बताया था। लाइब्रेरी उन्होंने बनवाया। ठीक है, एक जमाली मॉस्क और मॉस्क ऑफ ईसा खान, ये दिल्ली भी बनाया। ठीक है, और उनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम, स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये उनकी वाइफ नहीं थी, ये उनकी सिस्टर थी, हमीदा बानो बेगम। उन्होंने स्टार्ट कराया था कंस्ट्रक्शन किसका? हुमायूं टूम्ब का। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने पेंटिंग के लिए काफी कुछ किया था। जब वो ईरान में थे तो उन्होंने दो वेल नोन पेंटर्स को भी बुलाया था अपने अपने साम्राज्य में। वो कौन कौन थे? एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरे का नाम था अब्दुल समद। ठीक है, दो पेंटर्स को, ईरान के दो बहुत बढ़िया पेंटर्स थे, एक का नाम था मीर सैयद अली, दूसरे का नाम था अब्दुल समद। उन दोनों को बुलाया था इंडिया में। और उन्होंने निगार खाना नाम से एक पेंटिंग वर्कशॉप भी चलाई थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फरीद, याद रखिएगा फरीद। ये हम बात कर रहे हैं शेर खान की। फरीद जो कि बिहार के सासाराम का जागीरदार था। ठीक है, लोधी वंश के वक्त इनके जो फादर थे फरीद खान की, उनके फादर का नाम था हसन खान। वो जागीरदार थे बिहार वाले एरिया के। ठीक, इसके बाद होता क्या है कि ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ शेर खान आफ्टर किलिंग अ टाइगर। एक शेर को मारने के बाद उनका नाम शेर खान पड़ा। और उसके बाद मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूं, शेर शाह सूरी की, जिसने हुमायूं को बाद में बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम के तहत हुमायूं को एग्जाइल में भेज दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब देखिए कि शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ी जानकारी हमें ले लेनी चाहिए, बस उतना ही, ताकि मुगल साम्राज्य और बढ़िया से हमें समझ आए। ठीक है, अच्छा, शेर शाह के कॉन्क्वेस्ट, ये मालवा, रणथंबोर, रायसेन, भोपाल के पास, चित्तौड़ और कलिंजर उनका लास्ट एक्सपेडिशन रहा। लास्ट जो उन्होंने युद्ध लड़ी वो कलिंजर के किले को जीतने के लिए जो युद्ध लड़ा, क्योंकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है कब? ये 1545 में। 40 में वो दिल्ली के सत्ता पर काबिज होते हैं और 45 में, 1545 में 5 साल का बस उनका टेन्योर रहता है, जब वो दिल्ली पर काबिज रहते हैं। कलिंजर के किले को जीतने, फतह करने के चक्कर में एक जो गोला है, वो गोला इनके सामने आकर फट गया और इससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि कलिंजर के किले को जीतने के दौरान उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं और क्या है। देखिए, इनका कार्यकाल हो सकता है कि बहुत बड़ा न हो, लेकिन इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सुचारू रूप से था। इसलिए हम बाद में देखेंगे कि बाद में अकबर जब दिल्ली पर काबिज होता है
तो अकबर भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन को एज इट इज इंप्लीमेंट कर देता है अपने टेरिटरीज पे। सिर्फ यही नहीं, उसके चलाए कुछ कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उसको आज भी हम यूज करते हैं। जैसे उन्होंने जीटी रोड, ये तो बहुत आप लोगों ने सुना ही होगा, जीटी रोड का डेवलपमेंट, निर्माण उन्होंने कराया कहाँ से? चटगांव। चटगांव मतलब आप समझ के चलिए जो ढाका वाला एरिया है बांग्लादेश का, वो वहां से लेके पूरा अटक तक, काबुल और अफगानिस्तान तक वो जाता है। ठीक है, वहां तक इन्होंने जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन कराया। जीटी रोड का मतलब है ग्रैंड ट्रंक रोड। इन्होंने कुछ सिक्के भी चलवाए, सिक्के जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है, गोल्ड के सिक्कों को उन्होंने नाम दिया अशरफी। अशरफी मत करिए, अशरफी कर दीजिए, अशरफी। कॉपर दाम और सिल्वर रुपया। यही रुपया अभी तक आज भी हमारा चल रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये चलता है, पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया में तो चलता ही है ना। तो ये यहीं से आया। दूसरा हम देखेंगे कि ये जो जीटी रोड इसने बनाया ना, सिर्फ जीटी रोड नहीं बनाया, इन्होंने ट्रेड पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया था, ट्रेड पर, ट्रेड पर। और जगह जगह इन्होंने सराय भी बनाए थे, सराय भी बांधे थे। सराय मतलब रेस्टिंग प्लेस फॉर द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। ये चीज याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको एक चीज और बतानी है, इसका एक बहुत बढ़िया नमूना एग्जाम्पल है मुगल सराय। आज भी आप देखें मुगल सराय काफी फेमस है, लेकिन अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये जवाब देना है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल के क्या हो गया है। ठीक है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, आप सबों को पता है, लेकिन आपको बताना है कि कौन सा नाम अब दिया गया है। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि जिनके नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, वो बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। उनकी मृत्यु क्योंकि मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास हो गई थी, उनका शव बरामद हुआ था, इसलिए उनको ऑनर करने के लिए उनके नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम कर दिया गया। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कद्दावर बीजेपी नेता कौन रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सराय उन्होंने बांधे थे, क्यों? ताकि ये एक रेस्टिंग प्लेस की तरह साबित हो, रेस्टिंग प्लेस। हर 2 कोस पे, प्रति 2 कोस पे एक सराय बनाया था, और उसकी देखरेख के लिए एक पद नियुक्त किया था जिसका नाम है शहना। ठीक है, एक पद भी किया था, और मुकद्दम्स भी अपॉइंट किए थे, मुकद्दम्स, ताकि कोई चोरी नहीं हो सके। क्योंकि ट्रेडर्स, उन्होंने ट्रेड पे चूंकि बहुत ज्यादा इंफेसिस दिया था, इसीलिए उनको, उनका ये कहना था कि ट्रेडर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो सामान बेचने निकले हैं या खरीदने निकले हैं और उनके रास्ते में ही चोरी हो जाए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने मुकद्दम एक पोस्ट बनाई थी, अपॉइंट किया था, और उनको स्ट्रिक्ट निर्देश थे, इंस्ट्रक्शंस थे, अगर ट्रेडर्स के साथ, मर्चेंट्स के साथ कोई दिक्कत होती है तो सजा अगर मिलनी होगी तो किसको मिलेगी? मुकद्दम वाले पोस्ट में। ठीक है, पोस्ट को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने, शेर शाह ने अपने एम्पायर्स को सरकार में डिवाइड किया, ईच गवर्नड बाय अ चीफ सिकदर। लॉ एंड ऑर्डर जो देखता था, उस पोस्ट का नाम था चीफ सिकदर, और एक चीफ मुंसिफ, जज। आज भी हम देखें तो सिविल कोर्ट में जो बैठते हैं उनको आज भी मुंसिफ कहा जाता है। एक तरीके के जज भी होते हैं, जज ही होते हैं, उनका नाम है मुंसिफ, के टाइटल का नाम है, पोस्ट का नाम है मुंसिफ। ठीक है, अब इन्होंने जो सरकार बनाई थी, जो एम्पायर को सरकार में तोड़ा था, उस सरकार को फर्दर डिवाइड किया गया परगना में। ठीक, और एक परगना वो सिकदर मेंटेन करते थे, देखते थे। दूसरा आमीन बनाया पोस्ट, जो कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिसर है। आज भी आप देखें तो गांव देहात में ये आमीन वाला पोस्ट आपको अब भी देखने को मिलता है। तो मतलब आप ये समझिए कि शेर शाह सूरी बहुत टाइम तक रूल तो नहीं कर पाए, पर जितना उन्होंने किया बहुत सुचारू ढंग से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने संभाला था। औहदेदार का मतलब है चीफ ट्रेजरर और कनकून्स, जो अकाउंटेंट्स हुआ करते थे। इन्होंने एक और पोस्ट बनाई थी जिनका नाम था कानूनगो। कानूनगो जो एक तरीके के फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मैटर्स पर अपनी राय देते थे। आप अगर देखें ये कानूनगो वाले पोस्ट जो हैं, बाद में समय अंतराल में ये टाइटल्स की तरह हो गए, टाइटल्स। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, एक अमेजिंग ट्रिविया। सर बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो हमारे आरबीआई के
आरबीआई के एक्स एक्स डेप्यूटी डायरेक्टर रह चुके हैं। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं ये जो पोस्ट है कानूनगो की, ये अभी तक एज अ टाइटल वो चल रहा है, और सिर्फ चल ही नहीं रहा, इन टाइटल के लोग आज भी फाइनेंशियल मैटर्स पर ही डील करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। विलेज को आज भी अगर हम देखें तो मौजा ही कहते हैं, और बेसिक रेवेन्यू यूनिट जो है वो मौजा ही है। ठीक है, आज भी है। हेरिडिटरी कलेक्टिंग राइट्स ये करवा दिया। ये देखिए कानूनगो वाला पोस्ट जो है इन्होंने, जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में डील करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है, पट्टा। पट्टा और कबूलियत वाला सिस्टम। पट्टे का मतलब होता है डीड बनाना, आज भी होता है, हम डीड बनाते हैं। ये क्या होता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाने में मदद करता था। आप इसे इस बात से समझिए, जब इनके नोबल्स, जब इनके मिनिस्टर्स जाते थे किसी एग्रीकल्चरल एरिया का असेसमेंट करने के लिए, तो वो एक असेसमेंट सीट बनाते थे जिसका नाम था डीड या फिर पट्टा जिसको बोलते हैं। और वो उस पट्टे, वो जो मालिक है उस एग्रीकल्चरल लैंड का, वो फिर कबूलियतनामा लिखता था कि हाँ आपने जो असेसमेंट किया है हमारे लैंड का, कि इतना कर हमारे पास आना चाहिए, मैं उस चीज को कबूलता हूँ, और आपको उतनी ही कबूलियत हम ट्रांसफर करेंगे। तो इस चीज को कहते हैं, ये देखिए, अग्रीमेंट डीड या फिर पट्टा या कबूलियत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब उन्होंने ये देखिए टीटी रोड का निर्माण तो कराया ही था, सराय भी बांधे थे। हर 2 कोस में आपको एक सराय मिल जाता था। सराय के देखरेख के लिए उन्होंने एक पोस्ट और बनाई थी जिसका नाम था शहना। ठीक, बाकी मुकद्दम, एक उसका लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए भी एक पोस्ट बनाई थी मुकद्दम। ये देखिए, ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वॉल्ड सिटी नोन है पुराना किला। पुराना किला उन्होंने दिल्ली के पास बनवाया। और एक सासाराम में उन्होंने अपनी मुसोलियम बनाई। ये देखिए, ये सासाराम में है। आप अगर कभी बिहार जाएं तो सासाराम जरूर जाएं, शेरशाह सूरी का कब्र यहीं पर मौजूद है। ठीक है, इतना आपको याद आ गया। दूसरी चीज आप देखिए, कुछ इतिहासकार का मानना यह है कि पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था ना, ये और कोई नहीं, हुमायूं के द्वारा जो दीन पनाह बनाई गई थी जो लाइब्रेरी, उसी को डेसिक्रेट करके तोड़ के उसी जगह पर ये शेरशाह सूरी ने पुराना किला और किलाए कुहना जिसको बोलते हैं वो बनाया। किलाए कुहना। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम डील करते हैं अकबर पे ना। आज अब हम डील करते हैं अकबर पे, काफी टाइम हो गया। चलिए, एक फन फैक्ट और आप लीजिए कि अकबर का जन्म काल से लेकर, अकबर अकबर जन्म काल 1542 रहा, और अकबर सत्ता पे काबिज हुआ 1556 में। ठीक, अब इसी से आप समझिए, ये देखिए, ये पढ़िए इसको। अकबर्स रीन कोइंसाइड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड। इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। अकबर और क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड, ये समकालीन हुए, मतलब कंटेम्पररी हुए, एक साथ एक टाइम पर जीवित रहे। अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ था, और क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड का जन्म हुआ था 1544। ये याद रखिएगा। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। ठीक उससे 2 या 3 साल बाद 1607 1608 में मृत्यु होती है क्वीन एलिजाबेथ वन की। मतलब ये दोनों समकालीन रहे। ठीक, अकबर का जन्म होता है अमरकोट के राजा किंग पीर साल के यहाँ, कहा, सिंध पाकिस्तान के पास। और हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 साल के अकबर जब थे, तब उनका कोरोनेशन कहाँ कराया गया, कालानौर पंजाब में, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अकबर की अगर रेस्टिंग प्लेस आप देखें तो सिकंदरा में उनकी कब्र है आज भी। अकबर का पूरा नाम अगर आप देखें तो वो है जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये अकबर का पूरा नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर अकबर का जो ट्यूटर और एडवाइजर, अकबर जो है, अकबर बैरम खान की अब थोड़ी सी चीज देख लेते हैं, थोड़ा सा डील करेंगे बैरम खान से। हालांकि मैंने आपको ज्यादा ज्यादा चीजें पढ़ाई दी हैं बैरम खान के बारे में, कि बैरम खान जो है अकबर के रीजेंट के हिसाब से कुछ कुछ जो 3-4 साल है उन्होंने रूल किया। बाकी अकबर के साथ जो बैटल हुई 1560 के करीब, उसका नाम है बैटल ऑफ तिलवाड़ा, जो कि अकबर और बैरम खान के बीच हुई। ठीक है, अब मेजर कॉन्क्वेस्ट देखते हैं अकबर का, अकबर के टाइम पर।
सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1556 में, नवंबर 1556 में, जिसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू का उसमें मौत हो जाता है। और ये कुछ मालवा, गोंडवाना, मेवाड़ ये और गुजरात, ये जो है कुछ कुछ अकबर के एक्सपेडिशंस हैं, वॉर एक्सपेडिशंस। के बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी जाती है 1576 में। इसमें आपको एक दो चीजें मैं बता दूं आपको कि हुमायूं बाबर के साथ जब राणा सांगा का युद्ध हुआ था, किसमें, बैटल ऑफ खानवा में, तो उस वक्त जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी तो उनकी विडो जो थी, उनकी जो विधवा थी, उनका नाम था रानी कर्णावती। उनके दो पुत्र हुए, एक का नाम विक्रमादित्य, दूसरे का नाम राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के साथ तो है अकबर की सेना का एक बार युद्ध इससे पहले हो चुका है 1567 में, 1567 में, अकबर के साथ राणा उदय सिंह, अकबर वर्सेस राणा उदय सिंह। और इन्हीं उदय सिंह के बेटे हुए महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, इन्हीं अकबर के पुत्र हुए महाराणा, सॉरी उदय सिंह, राणा उदय सिंह के पुत्र हुए महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप के साथ होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जिसमें 1576 में, जिसमें महाराणा प्रताप की तरफ से कमांडर थे हकीम खान सूर, और अकबर के फोर्सेस को कमांड कर रहे थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह ये अछवाहा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, राजा मान सिंह। ठीक है, इसमें महाराणा प्रताप ने टैक्टिकल रिट्रीट किया था, इस वजह से तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई वो इनकंक्लूसिव रह गई थी, इसमें कोई जीता गया था या नहीं ये बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ बिहार बंगाल ये काबिज हुआ कब, 1576 में। उसके बाद बंगाल बिहार के बाद गुजरात फतेह भी हुआ, अकबर ने गुजरात फतेह भी किया उसी दौरान। अकबर ने गुजरात, बिहार बंगाल के साथ साथ गुजरात फतेह भी किया। तो गुजरात फतेह के दौरान उनको इतनी ज्यादा धन संपत्ति मिली, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग शहर था, गुजरात जो है एक ट्रेडिंग शहर था, और उस शहर से अकबर को इतनी ज्यादा धन संपत्ति मिली कि उसके बाद गुजरात जीतने के बाद अकबर ने आगरा में ही एक जो बुलंद दरवाजा है उसका निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये इन्होंने कुछ पोस्ट बना करके रखे थे, जैसे वजीर, वजीर कौन होगा, वजीर हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट मीर बख्शी, ये मिलिट्री देखेंगे तो मीर बख्शी हैं वो हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट रहेंगे। बरीद, बरीद जो है उन्होंने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जिनको जिनको नियुक्त किया था उनका नाम है बरीद। दूसरा एक वाकिया या वाकिया नविस भी बोलते हैं, वाकिया या वाकिया नविस, ये रिपोर्टर्स होते थे। मीर सामान का मतलब है जो रसद वगैरह इत्यादि, जो राजघराने में मतलब साम्राज्य में जो जो चीजें राजा या राजा नोबल्स की जरूरत थी, उन जरूरतों का ध्यान रखने के लिए मीर सामान मतलब जो इंचार्ज ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड का काम करते थे। सबसे लास्ट वाले हैं काजी, काजी का मतलब जो जुडिशियल डिपार्टमेंट, जो कुरान और हदीस को पढ़ करके वो जजमेंट देते थे, जिनका नाम है काजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इन्होंने, मैंने बताया था कि शेर शाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन को एज इट इज इन्होंने कॉपी कर लिया था। यही नहीं, तोडरमल तो इनके नवरत्नों में से भी एक है, तोडरमल, अकबर के नवरत्न हम पढ़ेंगे बाद में। तोडरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे सूर डायनेस्टी में, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी इन्होंने अपने नवरत्नों में शामिल किया। तो आप देखेंगे ये भी शिकदर परगना जो हेड करते थे शेर शाह सूरी के टाइम पर भी हमने शिकदर देखा, इसमें भी शिकदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको को असिस्टेड आमिल गुजर जो कि रेवेन्यू कलेक्शन में मदद करते थे। ठीक है, इसमें भी जमा और हासिल मतलब असेसमेंट, जो पट्टा तैयार किया जाता था और उसका कबूलियत हासिल, ये भी देखते थे कि कितना जमा हुआ और कितना हासिल हुआ, असेसमेंट कितने की हुई थी और कितना हासिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है मॉडिफाइड शेर शाह सिस्टम राजा टोडरमल ने उसके इसको रिफाइन किया, और उसके बाद लैंड मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन में इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। शेर शाह सूरी का ही सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको कि थोड़ा रिफाइन करके अपग्रेड करके अकबर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में लगाया, काम काम में लाया। ठीक है,
अच्छा, एक ज़ाब्ती सिस्टम भी आप याद रखेंगे जो कि इन्फोर्स्ड बाय शेर शाही था और अडॉप्टेड बाय अकबर बाद में, एसोसिएटेड विद राजा तोडरमल, है ना? ऑल्सो कॉल्ड तोडरमल्स बंदोबस्त। ये तोडरमल ने ये सुझाया था शेर शाह सूरी को, और जब शेर शाह सूरी अकबर के साम्राज्य में काम करने लगे, तो ये भी इनके अकबर के साम्राज्य में इस चीज को भी अप्लाई लागू किया गया। दूसरा तीसरा है दहशला सिस्टम। दहशला सिस्टम का मतलब होता है कोई असेसमेंट जो कि 10 साल तक चले। 10 साल तक एक ही रेट पर आपको प्रोड्यूस हो या कर हो, रेवेन्यू वो सबमिट करना पड़ता था, और ये एक बार असेसमेंट किया जाता था और ये असेसमेंट 10 साल तक लागू होता था। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, अब मनसबदारी सिस्टम थोड़ा देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मनसबदार जो है ये रेफर टू एन इंडिविजुअल हु हेल्ड मनसब। मनसब का मतलब तीन चीजों से आप लगा सकते हैं। एक, रिप्रेजेंट करता है मनसब, वो है रैंक। दूसरा है उसकी सैलरी रैंक के हिसाब से, और तीसरी है मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो कितनी उठाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसब रिप्रेजेंट करती हैं तीन चीजें, एक रैंक, दूसरी सैलरी, और तीसरी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये तीन चीजें किस चीज से रिप्रेजेंट होंगी कि आपका मनसब क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। रैंक और सैलरी तो डिटरमाइन होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जात। आपकी जात कितनी है, जात का मतलब अब कास्ट से नहीं निकालिएगा, ये एक जात, एक नंबर दिया जाता था जो कि रैंक और सैलरी डिस्क्राइब करती थी। दूसरा है मनसबदार की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होती थी सवार से। जात और सवार वाला पैटर्न है ये। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार या फिर घुड़सवार जिसको बोलते हैं कैवेलरीमैन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे देखते हैं। हाँ, ये कुछ कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये देखिए, ये है बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा जो 1572 में गुजरात विक्ट्री के बाद, बुलंद दरवाजा गुजरात विक्ट्री के बाद जो वहां से कर वसूली उनको हुआ था, उस चीज से उन्होंने बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्ट्स उन्होंने कौन कौन से बनाए? आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा में ही, क्योंकि उन्होंने आगरा में ही अपनी कैपिटल बनाई थी, इसीलिए आगरा फोर्ट। और आगरा फोर्ट के अंदर अकबर ने बनाया क्या? जहांगीरी महल बनाया, इसमें हिंदू डिजाइन के प्रिंसिपल्स इंस्पायर्ड बाय मान मंदिर। मान मंदिर से इंस्पायर होके कुछ फ्लोरल डिजाइन्स या कुछ ऐसे बनवाए, कहाँ? जहांगीरी महल में। फतेहपुर सीकरी, द सिटी ऑफ विक्ट्री, ये भी इन्होंने बनवाया। किन्होंने? अकबर ने। जामा मस्जिद, फिर जोधाबाई का पैलेस, पंचमहल, डिजाइंड अकिन टू अ बुद्धिस्ट विहार, दीवाने खास और दीवाने आम, और शेख सलीम चिश्ती के टुम्ब। मकबरा भी उन्होंने बनाया शेख सलीम चिश्ती के लिए। एक सलीम चिश्ती एक चिश्ती सांप्रदाय के सेंट हुए, संत हुए। क्या हुआ था कि अकबर को बहुत दिनों तक कोई भी बेटा नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने एक संत के पास जाना चुना, और उस संत के पास जब वो गए तो उनको एक बेटा हुआ। उस बेटे का नाम इसीलिए उन्होंने उस संत पे ही रख दिया सलीम। इसका नाम है जहांगीर। ठीक है, इसीलिए शेख सलीम चिश्ती को उन्होंने ऑनर करने के लिए उनके बेटे का नाम उन्हीं पर रख दिया। ठीक, अब कुछ रिफॉर्मेटिव स्टेप्स हम देखते हैं जो अकबर ने कुछ संशोधन किए थे, वो संशोधन हम देख लेते हैं। एक तो ये फोर्सिबल जो कन्वर्जन्स होते थे ना प्रिजनर ऑफ वॉर के, वो बंद करवा दिया, कन्वर्जन्स। दूसरा ये है कि हिंदुओं पर एक टैक्स लगता था जिसको बोलते हैं पिलग्रिमेज टैक्स, वो भी उसने हटा दिया। कब? 1563 में। और जजिया कर हटा दिया उन्होंने 1564 में। जो सती प्रैक्टिस की जाती थी उसमें भी अपनी टेरिटरी, अपनी एरिया में सती प्रैक्टिस को भी बैन करवा दिया। और विडो रीमैरिज को भी उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। ठीक है, अच्छा, हिंदूज को इसने परमिट किया कि आप नया टेम्पल या तो बना भी सकते हैं, और दूसरा जो बिगड़ गए हैं उनको रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसने एक इबादत खाना भी बनाया था जिसको बोलते हैं हॉल ऑफ प्रेयर्स, फतेहपुर सीकरी में, जहां पर अलग अलग धर्मों के लोग आकर गैदर होते थे, और वहां पर आपस में एक एक पॉजिटिव फ्रूटफुल एक मीटिंग भी चलती थी, तो दूसरे दूसरे धर्म के लोग हैं उनके साथ। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक ये दीन इलाही है, कुछ लोग इनको एक नया धर्म या फिर रिलीजन भी घोषित करते हैं, और कुछ लोग इनको एक ऑर्डर भी बोलते हैं कि ये कोई रिलीजन तो उसने नहीं बनाया था, एक ऑर्डर बनाया था। एक ऑर्डर बनाया था। देखिए,
दीन इलाही के या तो आप दीन इलाही बोल दीजिए या फिर तौहीद इलाही बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। डिवाइन मोनोथिज्म मतलब एकेश्वरवाद पे भरोसा, इस भरोसे पे चलती थी, एक ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, ठीक है। इट emphasized the belief in one god or Sulahe Kul, incorporating the positive aspects of every religion. The then existing every religion was incorporated in Sulahe Kul form, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा है कि डिस्पाइट बहुत ज्यादा अकबर ने एफर्ट मारे थे, उनके कुछ जो नवरत्न है और कुछ इधर उधर के जो लोग हैं नोबल्स थे, उनके अलावा बहुत ज्यादा इनको ये जो दीन इलाही वाला धर्म था उसको बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं मिला, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अकबर नामा वॉज कंपाइल्ड बाय अबुल फजल। अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल। देखिए, अकबर नामा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अकबर नामा 3 पार्ट्स में, कौन कौन सी? अकबर नामा लिखी किसने थी? अबुल फजल ने। उसके बाद अबुल फजल ने जो अकबर नामा कंपाइल करी, उसकी जो उस बुक का जो तीसरा पार्ट है, सबसे लास्ट वाला पार्ट, सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा डील करता है अकबर के कॉन्क्वेस्ट से, पहला कॉन्क्वेस्ट हो गया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा डील करता है आईने अकबरी से। अब आईने अकबरी में कुछ कुछ पार्ट्स हैं, जैसे अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यूज एंड ज्योग्राफी ऑफ एम्पायर। दूसरा डील करता है डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। तीसरा है स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट क्रॉप्स, यील्ड, प्राइसेस एंड वेजेस। आईने अकबरी इन 3 चीजों से डील करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन्होंने कुछ अपने जीवन काल में ट्रांसलेशंस भी कराए थे, जैसे तो लीलावती है, भास्कराचार्य ने किताब लिखी थी लीलावती, ठीक है। ये लीलावती भाई भास्कराचार्य वॉज ट्रांसलेटेड बाय फैजी इनटू पर्शियन, फारसी भाषा में लिखा था, जिसको जिसको कि सिर्फ इसी यही नहीं, महाभारत का नाम भी रखा था फारसी में रज्मनामा, इसको भी ट्रांसलेट किया था। मतलब महाभारत रामायण दोनों एपिक्स जो हिंदू धर्म के हैं उनको ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन में। दूसरा ये दसवंत है, एक आर्टिस्ट भी था जिन्होंने मदद करी थी, जिसका नाम था दसवंत। याद रखिएगा, अकबर के कोर्ट में 2 बहुत बढ़िया पेंटर्स थे, एक का नाम है दसवंत, दूसरे का नाम है बसावन। इनमें से दसवंत जो है, ये महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ फारसी में, उनमें इन्होंने मदद किया था। तीसरा देखें कि अकबर नामा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हेनरी बेवरेज, क्योंकि अकबर नामा फारसी में थी किताब, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया हेनरी बेवरेज ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अकबर के जो 9 नवरत्न थे, ठीक है, पे आते हैं। कौन कौन थे नवरत्नों में, ये देखते हैं। सबसे पहले थे अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखी, याद रखिएगा। उसके बाद है फैजी, इनको प्यार से बुलाया जाता था राजकवि, ठीक है, राजकवि, फैजी राजकवि, जो कि एक फारसी पोइट थे और बड़े एल्डर ब्रदर, बड़े भैया थे अबुल फजल के, ठीक है। फकीर अजियाउद्दीन, सूफी मिस्टिक, सूफी संत थे एंड अ की एडवाइजर टू अकबर। तानसेन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तानसेन जी का जो नाम था, ओरिजिनल नेम, वो क्या था? रामतनु पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक रेनाउंड म्यूजिशियन थे, कहाँ? किंग रामचंद्र के कोर्ट में, ठीक है। दूसरा, राजा का नाम था राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर, जिन्होंने उनको तानसेन की उपाधि दी थी। और अकबर उनके म्यूजिक को इतना पसंद करते थे कि अकबर ने उनका नाम दिया था मियाँ तानसेन, वो मियाँ तानसेन बुलाते थे। बीरबल देखिए, बीरबल का नाम, बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय का टाइटल भी दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा तोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर या फिर दीवाने अशरफ भी था। अशरफ इसलिए क्योंकि शेर शाह सूरी के टाइम से गोल्ड वाला जो कॉइन था ना, अशरफी बोलते थे, इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर को, राजा तोडरमल को दीवाने अशरफ भी बोलते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में। के बाद राजा मानसिंह, राजा मानसिंह कछवाहा डायनेस्टी के राजा थे और इन्होंने अकबर को बहुत सारे इम्पॉसिबल युद्ध, बैटल्स जीत के भी दिए हैं, ठीक है। अगला आइए, अब्दुल रहीम खाने खाना, ग्रेट पोएट, पोएट तो थी, और बाबरनामा को इन्होंने तुर्की से, बाबरनामा इनटू टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने ट्रांसलेट किया। ये बैरम खान के बच्चे थे, बैरम खान के लड़के थे। और एक है लास्ट में मुल्ला दो प्याजा, वो कौन थे? एडवाइजर और वजीर ऑफ द मुगल एम्पायर अकबर थे, ठीक है। आगे है कुछ, देखते हैं? नहीं, आज के लिए वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं,
आप उन सब क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो, उसके बाद में डाउट आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। आपको पीडीएफ वगैरह मैं बोल दूँगा, आपको पीडीएफ जो है उसमें मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ पिन कर दिया जाएगा आपको, ठीक है? आप उसका लाभ ज़रूर उठाएँगे। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं, उस क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले स्टेप में, अगले स्टेज में। तब तक के लिए जय हिंद।